बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो आज इंशाल्लाह 551 से लेकर 600 तक ख़त्म करेंगे। 27-year-old लेडी प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ बर्निंग मैक्चुरेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन, पोलीयूरिया, डिसयूरिया, पोस्ट मैक्चुरेशन ड्रिबलिंग। यानी इतनी लंबी बात में से ये कहा है कि इस बंदी को यूटीआई है। हर यूरिन कल्चर रिवील्ड लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनीज ऑन ब्लड एगर और मकॉनकी एगर। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप क्या नेक्स्ट टेस्ट करोगे? जब इसमें ज़रा एक बात रिवाइज़ करते हैं कि मकॉनकी एगर पे लैक्टोज फर्मेंटर हमें किस कलर का नज़र आता है? जो लैक्टोज को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, तो जिसकी वजह से इस एगर का जो न्यूट्रल रेड इंडिकेटर है वो इंडिकेट करता है किस कलर के थ्रू? पिंक हो जाता है, वो पिंक कर देता है मीडियम को। तो इसीलिए आपको पता चल जाता है कि हाँ जी यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनी है, यानी ये ऑर्गेनिज्म लैक्टोज फर्मेंटर है। तो लैक्टोज फर्मेंटर्स में हमें क्या टिपिकल बार बार नमूने याद करते थे? हम कहते थे सीक, सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, क्लबसेला। ये एक हम टिपिकल शुरू से करते हुए आ रहे हैं एलएफ्स के लिए, लैक्टोज फर्मेंटर्स के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो सीक वाले हैं, सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, क्लबसेला, इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे? मतलब आपको कंफर्म हो गया कि मकॉनकी पे ये लैक्टोज फर्मेंटर है। तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या करें? अब देखें, आधी हिंट तो उसने इसी से दे दी जो उसने इतनी लंबी तमहीद बांधी है कि इस बंदी को यूटीआई थी। तो यूटीआई का टॉप मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है? इकोलाई। तो एक तो ये था इजी सीन इसको हल करने का। फिर एक और ये भी है कि देखें, इन सारों में से जो मैं इस एक को अलग किस टेस्ट की बेसिस पे करूँगी? तो इसको मैं कर लूँगी, ये इंडोल पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इंडोल आपको जब कभी भी होएगा टेस्ट, इंडोल तो आपको किस कलर का नजर आएगा? इंडोल में पिंक रिंग बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो यही कि अगर मैं इंडोल का टेस्ट कर लूँ तो मैं ई कोलाई को बाकी सारों से, बाकी सारे फर्मेंटर से अलग कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। फिर है 10-year-old boy suffered a cut on the elbow when he fell on the ground while cycling in his compound। ठीक है, गिर गया। उसके बाद द बॉय डेवलप्ड लोकलाइज्ड पेन। उसके बाद उसकी पस से येलोश सा कलर का पस निकल रहा था। पस को आपने सीएस के लिए भेजा है और आपको नजर आए ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स। तो क्या टेस्ट होता है जब भी हमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स नजर आ रहे होते हैं? जब हम ऐसी वाली शेप ड्रॉ करते थे, तो इसको हम स्ट्रेप से अलग करने के लिए क्या टेस्ट करते हैं? तो मेन हम टेस्ट करते हैं फर्स्ट लाइन कैटलेज से कंफर्म हो जाता है कि ये जो हमें गुच्छों में नज़र आ रहे हैं ये कोई स्टैफिलोकोकस की स्पीशीज़ है। और फिर हम कौन सा स्टैफ करते थे टेस्ट? हम करते थे कोएगुलेज। तो कोएगुलेज से फिर हमें फर्दर क्या कंफर्म हो जाएगा कि ये जो स्टैफ था क्या ये ऑरियस है, जो कि कोएगुलेज पॉजिटिव होगा, यानी क्लॉट बनाएगा, यानी स्लाइड पे एग्लूटिनेशन दिखाएगा, तो वो ऑरियस हो जाएगा। और अगर स्लाइड कोएगुलेज या ट्यूब कोएगुलेज नेगेटिव है, यानी कोएगुलेज का टेस्ट नेगेटिव है, तो ये कॉन्स बन जाएगा। कॉन्स, CONS, कोएगुलेज नेगेटिव स्टैफिलोकोकस। उसमें कौन कौन आते हैं? एपिडर्माइटिस और सैप्रोफिटिकस। ठीक है, तो अब जब वो कह रहे हैं आप नेक्स्ट क्या करोगे, तो मैं कैटलेज और कोएगुलेज करूँगी। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव इन कोकाइन क्लस्टर्स आ जाए तो नेक्स्ट जो आप एल्गोरिथम पे स्टेप में चलते हो, कैटलेज एंड कोएगुलेज। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि नहीं, उसने तो कहा है कि व्हाट टेस्ट वुड यू लाइक टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। तो देखें, जो बेसिक बेबी एल्गोरिथम है वो तो आपको कैटलेज कोएगुलेज से उसकी तरफ पहुंचा रहा है ना। मतलब डीएनएस तो बहुत एक उसका बाद की चीज़ आती है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग यू डू। और कैटलेज कोएगुलेज मोर देन इनफ है टू एस्टैब्लिश अ फाइनल डायग्नोसिस ऑफ स्टैफिलोकोकस। फिर a 7-year-old boy presents with fever, shortness of breath, malaise, टॉक्सिक है बेचारा। ऑन एग्जामिनेशन की उसकी ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन इन हिज थ्रोट है कवरिंग हिज नेसोफेरिंक्स, यानी हमें डिप्थीरिया का डायग्नोसिस बन गया। अब कहता है ये जो डिप्थीरिया का टॉक्सिन आता है तो इसके जीन ट्रांसफर किस तरह होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर? थ्रू द फेज होता है। तो कहते हैं कि इस पूरे फेज ही जो टॉक्सिन लेके जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमने कहा था जब भी वायरस इन्वॉल्व हो जेनेटिक ट्रांसफर में तो उस पर हमने ट्रांसडक्शन पर टिक लगा देना है। ठीक है, वायरस वाला, बैक्टीरियोफेज वाला ट्रांसडक्शन होगा जब एक जीन दूसरे में आई। फिर वो कहता है कि 8-year-old बॉय था, गॉट वुंडेड व्हाइल प्लेइंग ऑन द रोड व्हेन अ रस्टेड नेल इंजर्ड हिज फुट। पेरेंट्स जल्दी उसको इमरजेंसी लेके गए हैं, उन्होंने क्लीन किया और उसको टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा दिए। तो वो कह रहे हैं टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन किस टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है? तो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आपने लगाया ना, आपने टेटनस टॉक्सॉइड तो नहीं लगाया, आपने एंटीजन तो नहीं लगाया, आपने उसको प्री फॉर्म रेडीमेड एंटीबॉडियाँ दे दी हैं कि ये पकड़ो, जल्दी इसके अंदर इम्यूनिटी आए। तो अब वो कौन सी इम्यूनिटी होती है जो आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे के, एंटीबॉडियाँ दे के बनाते हो? तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और अगर ये टेटनस टॉक्सॉइड देने की बात करता तो हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते। ठीक है, पैसिव, जबरदस्त, यस। Okay. फिर a medical researcher was doing research on strains of E. coli. He wanted to study the virulence genes of the organism. और तो उसने, अब देखें, रिसर्चर है, डॉक्टर है,
वो प्लान कर रहा है कि यार मैं एक ही जीने उठा के दूसरे के अंदर डाल के देखता हूँ, यानी मैं विरलेंट इकोलाई की जीने लेता हूँ और ए विरलेंट में डाल के देखता हूँ कि क्या वो भी विरलेंट बनते हैं या नहीं। तो जब डॉक्टर इस तरह के पागल वाले काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलते, देखें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तो आप इसको ट्रांसफेक्शन बोलते हो, ठीक है। तो जो सेक्स पिलस जिसमें बनता था और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीने जाती थी तो वो कॉन्जुगेशन थी। फेज वाला हम लोगों ने ट्रांसडक्शन कर दिया। क्या ट्रांसफेक्शन हम लोगों ने क्या किया, जब डॉक्टर एक से दूसरे में जीना डाल रहा है। और एक और हम लोग क्या करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक बैक्टीरिया मर गया तो उसका डीएनए सारा बाहर एनवायरनमेंट में आ गया, तो दूसरे ने कहा यार इसने तो मार के बड़ी अच्छा माल निकाला है, तो मैं इसकी जीने ले लेता हूँ, और वो फिर वो जीने लेके विलेंट बन जाता है, ठीक है। फिर 21-year-old वुमन वॉज ब्रॉट टू द ओपीडी, बड़ी कोमाटोज स्टेट में थी, फ्लैसिड पैरालिसिस था। अच्छा, जब उसने इतनी बात कर दिया है तो हम काफ़ी अब एमसीक्यूज रिव्यू कर चुके हैं टू नो कि जब वो स्पास्टिक पैरालिसिस की बात करे तो हमारे कान फौरन खड़े हो जाए टेटनस के लिए, जब वो फ्लैसिड पैरालिसिस की बात करे तो हमारे पास कान फौरन खड़े हो जाए बोचुलिनम के लिए, ठीक है। तो टेटनस, स्पास्टिक, फ्लैसिड, बोचुलिनम। हर फैमिली से, अब इसको ज़रा कंफर्म करते हैं कि क्या वो यही बात पे हमें पहुंचाना चाह रहा है। तो हर फैमिली मेंबर सेड कि वो ना डाइट पे गई थी अभी रिसेंटली, सैलड मैलड बनाती थी और उस सैलड बनाने के लिए वो कैंड वेजिटेबल्स यूज़ करती थी। तो कैन से फ़ौरन हमारे कान किसके लिए खड़े हो जाने चाहिए, कौन है ये जो प्री फॉर्म टॉक्सिन कैंड फूड में बनाता है, क्योंकि उस खाने को बगैर स्टेरिलाइजेशन ही कैनों के अंदर पैक कर देते हैं। तो वो कौन होता है, उसका टॉक्सिन फिर रह जाता है अंदर, तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, ठीक है, जिससे फिर ये बहुत गंदी फूड पॉइजनिंग कराता है, ठीक है। और इट कैन एज अ कॉम्प्लिकेशन इट कैन लीड टू फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। फिर बस ये देखें, इस तरह अगर जिसको नहीं याद रहता ना टेटनस और बोचुलिनम वाला, बस ये करें वो जो बोटॉक्स के इंजेक्शन नहीं लगाती आंटियाँ, तो वो मसल को रिलैक्स कर देता है ना, तो इसीलिए फ्लैसिड पैरालिसिस, ये रिलैक्स वाला पैरालिसिस, ये बोचुलिनम में होता है, ठीक है। अच्छा, 15-year-old boy developed nausea and vomiting 7 hours after having a meal of fried rice। तो फ्राइड राइस की थीम भी हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, तो इसमें कौन होगा, फ्राइड राइस से हमारे किसके कान खड़े हो जाने चाहिए, सीरियस के, ठीक है। तो प्री फॉर्म टॉक्सिन ऑफ बैसिलस सीरियस, सीरियस को फ्राइड राइस के साथ नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। 25-year-old बॉय, टाइफॉइड फीवर उसको हुआ था, हैड बीन ट्रीटेड विद मल्टीपल एंटीबायोटिक, उसको बड़ी सेफेलोस्पोरिन दी हैं आपने ट्रीटमेंट के लिए टाइफॉइड के बाद, आपने उसको मैक्रोलाइडें दी हैं, और अब ना उसको रिलैप्स हुआ है एंड ही हैड टू अंडरगो एन एक्सटेंडेड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब पहले उसको ये वाली मिली, फिर बेचारे को रिलैप्स हो गया, उसको और आपने एंटीबायोटिक दी, एक्सटेंडेड कोर्स दिया। तो ड्यूरिंग हिज 3rd वीक ऑफ ट्रीटमेंट उस बेचारे को ना इतनी एंटीबायोटिक लेके उसको वाटरी डायरिया हो गया। तो कहते हैं विच मेंबर ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज सिम्टम्स। तो कौन है ये कि जो जब एंटीबायोटिक से सारा नॉर्मल फ्लोरा मार दिया तो उसने कहा कि यार नाउ इज माय टाइम टू शाइन, मैं अब उगता हूँ। तो वो कौन होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। और ये बेसिकली जो पूरी आपको बीमारी बता रहा है कि उसने दवाइयाँ ली तो उसको डायरिया हो गया, तो दिस इज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ठीक है। फिर 2-month-old बॉय, सॉरी 2-year-old बॉय, उसको जल्दी से इमरजेंसी में लेके आए हैं, सिवियर डिहाइड्रेशन थी, सिवियर वाटरी डायरिया, और कहते हैं कि राइस वाटर स्टूल वो पास कर रहा था। विच मीडिया वुड यू लाइक टू कल्चर द स्टूल ऑन टू डायग्नोस द मोस्ट लाइकली पैथोजन इन्वॉल्व्ड। तो ये राइस वाटर से हमें किसकी तरफ लेके जाना चाह रहा है, हमें वो विब्रियो कॉलरी की तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो विब्रियो के लिए कौन सा मीडिया होता है, तो ये तब हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो गया, TCBS इज फॉर विब्रियो, ठीक है। अच्छा, आज हम इसके बारे में एक और बात याद करेंगे, TCBS को ना ऑटोक्लेव नहीं करना, ठीक है, बस एक पक्की बात याद रख लें। फिर एक और ज़रा बात याद रख लें कि जितने भी कल्चर मीडिया हम बैक्टीरिया के लिए पढ़ेंगे ना, तो 80% ऑफ द टाइम वो नियर न्यूट्रल pH वाले होंगे। जो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर है और जो TCBS है, दे हैव अ pH अराउंड 8.4 to 8.8, यानी ये अल्कलाइन है, विब्रियो वाले और अल्कलाइन मीडिया। और एक और बात फिर साथ याद रख लें कि जो सबुरॉड है ना, सबुरॉड वो अगर होता है जिसपे आप फंगस कल्चर करते हो, तो सबुरॉड की pH एसिडिक होती है, ठीक है। बस ये एक जनरल सी बात याद रखें। और ज़रा एक पुराने कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि TCBS पे येलो कौन कौन आता है। तो येलो हमने कहा था जिसने CA किया उसको येलो स्टार दिया, विब्रियो कॉलरी एंड विब्रियो एल्जीनोलिटिकस। और TCBS पे ग्रीन कौन कौन आते हैं, तो ग्रीन आते हैं MVP, मेमिकस, वल्निफिकस, वल्गर है ना तो गंदे से ग्रीन रंग का आ रहा है, वल्निफिकस और पैराहिमोलिटिकस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बार बार रिवाइज कर लिया। आज हमने एक नई बात की है कि इसको ऑटोक्लेव नहीं करना, इसका pH अल्कलाइन है, और एसिडिक कौन सा वाला, एसिडिक वो वाला जो जिस पे फंगस उगती है, सबुराट जो है। A 26-year-old lady was having vaginal discharge, उसको 1 week से हो रहा है। She was married but not having any issue.
HVS आपने लिया है तो कहते हैं कि ग्राम स्टेन पे आप क्या कर सकते हो इस बंदी के लिए कि आप उसको मतलब अगर मैं थोड़ा और इसको हेल्प करूँ इस MCQ के, तो वो आपको बेसिकली पूछ रहे हैं कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस के डायग्नोसिस के लिए आप क्या करोगे, उस पर ग्राम स्टेन पे आप क्या चीज़ देखोगे। तो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस आप HVS पे आप न्यूजेंट स्कोरिंग करते हो। तो इसमें आप देखते क्या हो, आप बेसिकली लेते हो स्लाइड, और जो आपको हाई वेजाइनल स्वैब का सैंपल दिया मिला होता है ना, तो आप उसको स्लाइड के ऊपर आप मल देते हो, ठीक है। फिर उस स्लाइड की आप कर लेते हो ग्राम स्टेन। अब उस ग्राम स्टेन में आप क्या देखते हो, आप देखते हो 3 चीज़ें। देखिए लाइट मशीन गन होती है ना, तो लाइट मशीन गन LMG, तो आप 3 चीज़ें देखते हो, लैक्टोबैसिलस, मोबिलिंकस जैसे बैक्टीरिया और गार्डनेला जैसे बैक्टीरिया। तो अब देखिए लैक्टोबैसिलस तो अच्छा बैक्टीरिया है ना, यानी अगर उसको डिसबायोसिस नहीं चल रहा, अगर उसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस वाली गंदी बीमारी नहीं चल रही, तो लैक्टोबैसिलस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लैक्टोबैसिलस मुझे चाहिए, दिस इज गुड बैक्टीरिया जो कि विजाइनल पीएच कम रख रहा है। तो अगर लैक्टोबैसिलस पर ऑयल इमर्जन फील्ड ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा नंबर का नजर आ रहा होगा, तो स्कोर मेरा 0 होगा, यानी एवरीथिंग इज ऑल ओके, कोई मसला नहीं। तो 0 to 3 के स्कोर पे आप कहते हो कि जी विजाइनल फ्लोरा ऑल ओके, ऑल नॉर्मल, इस बंदी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस नहीं है। फिर अब LM की तरफ जाते हैं, मोबिलिंकस। तो मोबिलिंकस एंड गार्डनेला दे आर कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो अगर ये आपको, अब देखिए पुराने ज़माने में जो मोबाइल होता था वो इस तरह की शेप का होता था ना, कर्व्ड सा होता था। तो मोबाइल से याद रखें कि मोबिलिंकस इज कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है, इस तरह की मॉर्फोटाइप आपको नजर आएगी। तो मोबिलिंकस तो गंदा है, तो इसका ज़्यादा होना बुरी बात होगी, तो इसके ज़्यादा होने पर कर्व स्कोर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर आखिरी पे चलते हैं, गार्डनेला वेजिनेरिस भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस कराता है, तो इसका ज़्यादा होना भी बुरी बात होगी। तो अगर गार्डनेला आ रहा है तो मैं इसको ज़्यादा नंबर दे दूंगी। और गार्डनेला कैसा नजर आएगा, ग्राम वेरिएबल कोकोबैसिलाई के तौर पे भी नजर आ सकता है, जैसे देखें यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे पिंकी पिंकी है, और कोकोबैसिलाई टाइप ऑफ है, बट ये लाइक शॉर्ट बैक्टीरियोइड, जिस तरह बैक्टीरियोइडीज की रॉड्स नहीं आती उस तरह भी आपको नजर आ सकता है, ठीक है। तो मोस्टली लेकिन आपको ग्राम वेरिएबल कोकोबैसिलाई के तौर पर नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन रॉडों के तौर पे भी नजर आ सकता है, आपने कोकोबैसिलाई याद रखना, नॉन माइक्रो वालों ने एटलीस्ट, ठीक है। तो अब गार्डनेला और मोबिलिंकस का आना बुरी बात थी ना, तो ये अगर आ रहा है तो स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गार्डनेला वेजिनलिस का आना 4 हो जाएगा, मोबिलिंकस का अगर तब भी स्कोर ज़्यादा होगा 2 होगा। तो आप L यानी लैक्टोबैसिलस, M मोबिलिंकस और G गार्डनेला के स्कोर्स को फिर आप टोटल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक बंदी मतलब उसके बहुत ही कोई बुरे हालात चल रहे हैं, लैक्टोबैसिलस नजर ही मुझे कोई नहीं आ रहा फील्ड में, या बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, तो देखिए इसको 2 कर दें, ठीक है। मोबिलिंकस मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो 2 + 2 4 हो गया। गार्डनेला भी मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो 4 + 4 8 हो गया। तो 8 पे मैं बोलूँगी कि यार इस बंदी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसके लिए ट्रीटमेंट करा लें, ठीक है। तो न्यूजेंट स्कोरिंग इज फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। हल्का सा जरा स्टेन इधर से थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। मॉडिफाइड कीनियन स्टेन यानी मॉडिफाइड जेडन स्टेन, ये किसके लिए होता है, यानी मतलब मॉडिफाइड आप उसको बोलते हो कि जिसमें आप H2SO4 बजाय के आप 20% वाला डीकलराइजर यूज करते हैं, जिस तरह TB के केस में करते हैं, तो आप ये परसेंटेज किस में चूज करते हो। तो इसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट ये MCQ डिस्कस किया था कि 1% H2SO4 मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग में आप यूज कर लेते हो नोकार्डिया के केस में, 5% आप यूज कर लेते हो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के केस में, 1 and 3% आप यूज करते हो, एंड का कौन सा 1 and 3% आप यूज करते हो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, जो कि क्या कराता है, क्या हमने इसके MCQ टॉप वाले की बात की है, हमने कहा था ये HIV एड्स वालों में डायरिया कॉज कराता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड जेडन तो इनके लिए होगी, मॉडिफाइड कीनियन जो है। एल्बर्ट सैन किसके लिए होता है, एल्बर्ट तो कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए होता है। लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू ये मोल्ड शोल्डर एस्परजिलस वगैरह होता है उसके लिए होता है। आप क्या करते हो कि लैक्टोफेनॉल कॉटन ब्लू का स्टेन डालते हो स्लाइड के ऊपर, टेप से वो फंगस उठाते हो, फंगस जो कॉटन की तरह की होती है, टेप पे वो चिपकाते हो, उस टेप को स्लाइड पर डाल देते हो, तो आपका वो प्यारे प्यारे हाइफी शाइफी अप्रिशिएट हो जाते हैं, ठीक है। न्यूजेंट की हमने बात कर ली। और इंडिया इनका कौन था पॉपुलर, जिसकी हम ये भी बात करते थे कि वो HIV एड्स वगैरह में मेनिंजाइटिस कराएगा, तो वो क्रिप्टोकोकस था, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस था, ठीक है। अच्छा जी, फिर चलते हैं। एन 18-year-old मेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आया था OPD में विद कंप्लेंट्स ऑफ 9-day हिस्ट्री, हाई ग्रेड फीवर, पेट में दर्द, वॉमिटिंग हो रही है उसको, लो ग्रेड इन द मॉर्निंग बट आहिस्ता आहिस्ता इन द इवनिंग थोड़ा राइज हो जाता है बुखार, बट नेवर टचेज द बेस लाइन। हाउ कैन मतलब कंटिन्यूस फीवर बेचारे को चल रहा है ना, तो हाउ कैन अ कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बी मेड इन सच अ केस। तो टाइफाइड की बात हो रही है, तो टाइफाइड का कॉन्फर्मेटरी क्या होता है, हमने बात की थी ब्लड CS करा लें, और लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने क्या बात की थी कि अगर बोन मैरो CS ऑप्शन में हो रहा, देन प्रेफर बोन मैरो CS टू ब्लड CS, ठीक है।
तो उधर वो है ही नहीं, तो हमारे लिए ईजी हो गया काम। टाइफाइड और विडाल टाइप गंद ना, ये कभी नहीं चेक कर रहा हूँ, ये हमारे इवन लैब्स में अब नहीं हो रहा। इतने गंदे से नॉन स्पेसिफिक से टेस्ट होते थे, वेरी लो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, तो इनको मिस पे रखना है, ठीक है, इनको प्लीज़ कभी भी टेक नहीं करना। तो ब्लड कल्चर ही वो है जो आपका टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और कैरियर के लिए मैं क्या टिक करूँगी, कैरियर के लिए मैं स्टूल CS टिक करूँगी। फिर और कैरियर किधर बन के रह जाता है, जब वो गॉल ब्लैडर में बैठ जाता है सैल्मोनेला। A 15-year-old boy had complaints of dry cough, malaise, मतलब बहुत यंग बॉय है, ठीक है, ये बात वो कह रहा है। ड्राई कफ है, जबकि अगर नमूनिया तो ड्राई कफ तो नहीं होती। इंटरमिटेंट फीवर, जबकि प्रॉपर नमूनिया में तो बड़ा कंटिन्यूस सा हाई ग्रेड फीवर होता है। एंड डिस्निया, यानी इतनी बात से उसने हमें ये बता दिया कि दिस इज एन एटिपिकल कॉज ऑफ नमूनिया। एटिपिकल नमूनिया वाले एजेंट्स में आप सोचें। अ चेस्ट एक्सरे रिवील्ड पैची डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स, जबकि जो टिपिकल नमूनिया होगा यानी दैट कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, उसमें तो लोबार नमूनिया होता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये कोई एटिपिकल वाले गन में से कोई बात कर रहा है। अ स्पुटम कल्चर यील्डेड ग्रोथ ऑन बफर्ड, ये ब्लड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट नहीं होता, ये बफर्ड चारकोल यीस्ट होना था, बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट अगर, जिसको आप लोगों ने एक एब्रीविएशन देखी होगी BCYE के नाम से, ठीक है। तो ये किसके, इस पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, किसके लिए होता है ये वाला अगर, तो ये वाला बहुत टिपिकल होता है फॉर लीजियोनेला, ठीक है। और आपको हम ये देखें तो इस तरह का बफर चारकोल है ना, चारकोल होती है इसलिए अगर काले रंग का होता है, तो उस पर आपको इस तरह थोड़ा ग्रेश सी टेंच का लीजियोनेला नजर आता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ इनहिबिट हो जाता है, जो मुंह का नॉर्मल फ्लोरा वगैरह होता है। ओके, फिर है 15-year-old बॉय इमरजेंसी में आया है इन अ ड्राउजी स्टेट। अच्छा, इसमें इसी MCQ ना मैं बताती हूँ कि बुरी बात क्या है, लेकिन जो इसमें अच्छी बात है उसको याद रखें कि उसने एज ना बड़ी एक डिफिनेटिव एज ग्रुप वाला बताया। According to his father, he started having sudden onset of headache, बेचारे को हो गया फोटोफोबिया, वर्सनिंग कॉन्शियसनेस, बेचारे को नेक स्टिफनेस थी, यानी मेनिंजाइटिस हो गया 15 साल के बच्चे को। CSF culture yielded growth of dome-shaped colonies on chocolate agar placed in CO2 incubator, ठीक है। तो अब चॉकलेट पे पहले तो जरा ये नैरो करें कि कौन कौन उगता। तो चॉकलेट पे उगता आइदर निजीरिया या आइदर हेमोफिलस। तो अब देखिए हमें ये मसला रह गया कि चलो फिर अब मैं ये पहचानूं कि डोम शेप्ड कौन सा है। तो नॉन माइक्रो वाले तो बस काइंड ऑफ इस MCQ का रट्टा ही लगा लें कि बस आप लोगों ने निजीरिया को टिक लगाना है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये बताती हूँ क्यों ये बात इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि डोम शेप्ड कॉलोनीज। अब असल में ये होगा कि अगर वो निजीरिया मेनिंजाइटिस का स्ट्रेन कैप्सूल प्रोड्यूसर है ना, तो यस वो डोम शेप नजर आ सकता है, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो कैप्सूलर एक्सप्रेशन ऑन द एगर प्लेटा नजर आए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डोम शेप्ड हो। फिर अब जब हेमोफिलस इन्फेंसी के जो स्ट्रेन होते हैं, जो कैप्सुलेटेड होते हैं, वो बड़े प्यारे डोम शेप नजर आ रहे होते हैं। तो ये बात ना थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे लगता है कि इतना टॉप क्वालिटी का MCQ बनाने की नहीं कोशिश की। लेकिन खैर अगर हम डोम शेप्ड बहुत ही नॉन माइक्रो वाले लेवल पे जाके देखें तो चलो ठीक है, फिर निजीरिया मेनिंजाइटिस की तरफ मैं ज़्यादा डिविएट हूँ। बट जो मैंने शुरू में आपको ये बात बोली ना कि उसने 15 साल के बच्चे की बात की है, तो ये किस तरफ मेरी हिंट लेके जा रही है। तो इस तरह टेबल को रिव्यू करते हैं। ये मेनिंजाइटिस के चैप्टर में वो जो एंड पे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स नहीं दिए लेविंसन में, तो उसमें ये टेबल गिवन है। तो ये जो 17 ईयर का बच्चा था, यानी टीनेजर एंड यंग एडल्ट वाले ग्रुप में आ रहा था, तो उसमें तो स्ट्रेप न्यूमो था, निजीरिया मेनिंजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो था ही नहीं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो यंगर चिल्ड्रन वाले एज ग्रुप में था, ठीक है। तो इस एज से, टीनेजर वाली एज से प्लीज निजीरिया मेनिंजाइटिस एज अ कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस जरूर याद रखना है। और देखें जो नूमो था, नूमो में तो वैसी ना स्पेशल बात बताता ना कि वो उगा ही चॉकलेट एगर पे, और किसी पे वो उगा ही नहीं, ठीक है, उसमें तो ऐसी बात ना होती, तो इसलिए वो तो फिर मेरे डायग्नोसिस से निकल गया। और HSV बेचारे ने तो हमारे पास उगना कोई नहीं था, हर्पीस सिम्प्लेक्स ने, ठीक है। तो इस तरह मतलब मेनिंजाइटिस भी बनाया जा सकता था, ठीक है। अच्छा, और हम क्या याद कर लें, हाँ लिस्टीरिया प्लीज प्रेग्नेंट वेमेन में एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ज़रूर याद रखना है, ठीक है, लिस्टीरिया। और एक और नियोनेट में प्लीज़ नहीं भूलना, हम लोग कहते थे नियोनेटल मेनिंजाइटिस में बेल का निमोनिक हम याद करते थे, B यानी ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, E यानी इकोलाई, और L लिस्टीरिया। ये वाला प्लीज़, ये वाला डब्बा नहीं भूलना कि नियोनेट में कौन कौन कराता है बेल वाला निमोनिक, ये बहुत जगहों पे आपको बचा लेगा। अच्छा, मैंने ना वैसे यंग चिल्ड्रन का ये याद किया हुआ है कि यंग चिल्ड्रन में एक छोटा बच्चा उसका नाम है हसन, तो HSN मैंने इस तरह याद किया हुआ था, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप न्यूमो और निजीरिया, ठीक है। फिर टीनेजर से मैंने आपको कहा कि प्लीज़ 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 निजीरिया नहीं भूलना, लेकिन मैंने इसका इस तरह याद किया हुआ है कि मतलब टीनेजर्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि मतलब नो प्रॉब्लम और इस तरह के मतलब यंगर टर्म्स आप कह लें, तो मैंने नो प्रॉब्लम से इसको याद रखा हुआ था, तो निजीरिया और नूमो NP, ठीक है। अच्छा, जो लिस्टीरिया है ना, उसकी प्यारी बात ये याद रखनी है कि वो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में है, तो अगर बिल्कुल छोटू में ना, बिल्कुल नियोनेट में है, तो बिल्कुल ओल्डर एडल्ट में भी इसकी थीम कॉमन आ रही है,
ठीक है, तो ये एटलीस्ट जो मेंशन किया है वो प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और एक और वीपी शंट में हम कौन से 2 ऑर्गेनिज्म है जो हम बात कर चुके हैं, ये प्रोस्थेटिक चीज़ें किसको बहुत पसंद होती हैं, एक एपिडर्माइडस को। और अगर इसी केस में वो किसी एनारोब की बात करता तो वो कल हमने कौन सा एनारोब पढ़ा था जो उसकी वो जॉइंट की सर्जरी हुई थी तो वहाँ पे आके रह रहा था, फिर हमने कहा था शंटों में भी इसको याद रखना है इस एनारोब को क्योंकि स्किन में डीप रहता है, तो वो कौन था, प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीज था, यानी क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज। और ये हम अगेन एंड अगेन जो करते जा रहे हैं कि HIV एड्स वाले में अगर मेनिंजाइटिस है तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए प्लीज़ ज़रूर वॉचफुल हो जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, पेशेंट अंडरवेंट एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिवीलिंग अ स्प्लीनिक रप्चर, ठीक है, तो उसकी स्प्लीन रप्चर हो गई है और उसके बाद उसकी लेप्रोटमी हुई है, बहुत क्रिटिकल स्टेट में था, ICU में उसको शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद ना 2 दिनों के बाद उसको बुखार हो गया, CRP रेज होता जा रहा है और लगा कि उसको इन्फेक्शन हो रही है, तो उन लोगों ने पस ली और पस CS के लिए भेज दिया। अब पस की ना मतलब बुखार उसको चल रहा है, CRP रीज़न है, बट आपके ब्लड और मुकॉनकी पे 3 दफ़ा सैंपल रिपीट करा है, नहीं कोई ग्रोथ आ रही। तो ये जो गट के ऑर्गन्स की एब्डोमिनल ऑर्गन्स का रप्चर के बाद कौन सा आप टॉप का बड़ा सस्पेक्ट करते हो, कौन ये ऑर्गेनिज्म होता है, आप एनारोब सस्पेक्ट करते हो ना गट वाली चीज़ों के टेढ़े मेढ़े होने के बाद। तो यही कि वो तो बस कह रहे हैं कि ब्लड और मुकॉनकी पे लगाया, वो एनारोबिक सेटअप की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो यही कि आप एनारोब तो प्लीज़ सोचें ज़रा। तो इसीलिए ये वाला कि अप्लाई द ग्रोथ ऑन एनारोबिक, उसको आप एनारोबिकली इनक्यूबेट करो, फिर आपका आएगा ना, क्योंकि वो जो कॉज है वो प्रॉबेबली कोई मैटिरॉइडीज टाइप कोई एब्सेस बना के बैठी भी अंदर, ठीक है, जो बार बार पास भी बेचारे को पड़ रही है। फिर वो कहता है कि 3 month old बेबी गर्ल ब्रॉट टू द OPD बाय मदर है ना, बड़ी ड्राउजी स्टेट में आई है, नेक्स्ट डिफरेंस फोटोफोबिया वेरी इरिटेबल। तो यानी वो बोल रहा है कि 3 month old बेबी को मेनिंजाइटिस हो गया, ये बात वो बोल रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि कौन से ऑर्गेनिज्म नहीं भूलना है नियोनेटल मेनिंजाइटिस में, हम लोगों ने कहा था बेल को कभी भी नहीं भूलना, ये बहुत नाकाबिले माफ़ी वाला है, माइक्रो एंड नॉन माइक्रो बोथ, यानी ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई और लिस्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। कहते हैं शी इज़ टेकिंग ब्रेस्ट फीड एज वेल एज फॉर्मूला फीड, ठीक है। CSF पे आपको ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नजर आई हैं, तो इस बेल में से मुझे ग्राम पॉजिटिव रॉड कौन नजर आना था, सिर्फ लिस्टीरिया ही नजर आना था, ठीक है। तो इधर से मेरा नैरो डाउन भी हो गया। कल्चर पे बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज नैरो जोन ऑफ बीटा हेमोलिसिस ऑन ब्लड एगर, ये जो नैरो जोन है बीटा हेमोलिसिस ये बहुत टिपिकल फॉर लिस्टीरिया है, ठीक है। तो जब उसने GPR भी बोल दिया, नैरो जोन ऑफ हेमोलिसिस भी बोला, तो हमें बस ये लिस्टीरिया का पता चल गया। तो कहते हैं व्हाट अदर स्टेप वुड यू लाइक टू परफॉर्म, कि आप इसको डायग्नोज कर लो। तो हम लोग बार बार कहते थे कि कोल्ड एनरिचमेंट करो लिस्टीरिया के लिए, कोल्ड एनरिचमेंट करो, कोल्ड करो। तो कोल्ड के लिए यही कि आप कल्चर प्लेट को अगर -4 पे रख दो तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आपको बड़ा कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये ना -4 वाली इतनी कोई अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा प्यारा ये ऑप्शन होता है अगर वो कहता है कि 4 डिग्रीज़ में। लेकिन खैर जो उसकी पूरी समरी थी पूरी बात की वो यही थी कि कोल्ड एनरिचमेंट करो, तो कोल्ड एनरिचमेंट वाला ऑप्शन यही वाला बन रहा है, A वाला, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इनकरेक्ट था, ये वाली करेक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर अब 45-year-old मैन हैज़ कंप्लेंट्स ऑफ हाई ग्रेड फीवर, मैलेस, मायल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। काफ़ी आगे चलते हैं तो पता चला कि इस बेचारे को तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। ब्लड कल्चर पे आपकी कॉलोनीज पर ग्राम पॉजिटिव कोकाई ऑन ग्राम स्टेन, और पता चला कि यार ये एंटेरोकोकस फीशियम है। तो कहते हैं क्या आपने किया होगा जो आप इस एंटेरोकोकस मतलब आपने फीशियम भी बना लिया, एंटेरोकोकस भी सिर्फ नहीं बनाया, फुल आप स्पीशी तक पहुंच गए। तो हम लोग बात करते थे कि एक हमारे पास सेट होता है एंटेरोसेट के नाम से, ठीक है, एंटेरोसेट उसको बोलते हैं। सेट 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज़ होती है बाइल एस्कुलिन एगर, तो बाइल एस्कुलिन एगर में अगर ब्लैकनिंग हो या काला हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो आप नैरो कर लेते हो कि हाँ यार ये ग्रुप D तो है, यानी इट इज़ आइदर एंटेरोकोकस या आइदर इट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ठीक है। अब तो फिर आप दूसरे पे आते हो, मतलब आप इनमें फ़र्क करो ना कि एंटेरोकोकस कौन सा है और बोविस कौन सा है, ग्रुप D तो चलो है, इनमें कौन है। फिर आप लगाते हो 6.5% NaCl। अगर इसमें टर्बिडिटी आ जाए यानी इसमें ग्रोथ आ रही है तो फिर आप नैरो डाउन कर लेते हो कि यार फिर ये बोविस नहीं होगा, वो बेचारा तो सॉल्ट में मर जाता है, फिर ये एंटेरोकोकस ही होगा, ठीक है। अब एंटेरोकोकस हो गया, अब उसमें मैं फीशियम और फिकैलिस पे कैसे फ़र्क करूँ, तो उसमें लगाऊंगी 1% अराबिनोज। तो जो अराबिनोज को फर्मेंट करेगा वो पिंक कलर कर देगा उस एगर का। तो देखिए फेस पे ब्लश पिंक होता है ना, तो फीशियम विल बी पिंक और जो फिकैलिस होगा वो उसी तरह का कलर ऐसा आएगा।
ठीक है, तो अब ज़रा इसकी तस्वीर भी देख लेते हैं। अच्छा खैर, जो एंटेरोकोकस फीशियम का था, तो फीशियम की मैंने फाइनल बात किस पे बनाई, जब मैंने अरेबिनोज ने लगाया, तो अरेबिनोज पे, अरेबिनोज ब्रॉथ पे उसने पिंक कर देना था। तो ये एंटेरोसेट की 3 बोतलें हैं। सबसे पहले बाइलेस्कुलिन एगर, बाइलेस्कुलिन एगर पे आप क्या कंफर्म कर लेते हो कि यार ग्रुप डी तो है, यानी अब ये एंटेरोकोकस है या बोवस है, इन 2 में से कोई है। फिर आप लगाते हो 6.5% NaCl में इसको डाल देते हो। अब देखिए टर्बिड होगी ना कितनी, यानी इसमें ग्रोथ हुई है, तो अब ये एंटेरोकोकस है। अब उसमें मैंने फर्क करना है कि यार एंटेरोकोकस तो है, फीशियम है या फिकैलिस। तो फीशियम फिकैलिस पे अगर ये आपका अरेबिनोज ब्रॉथ पिंक हो जाए, अरेबिनोज फर्मेंट हो, तो इट इज़ फीशियम, वरना अदरवाइज इट इज़ फिकैलिस। ठीक है, तो ये एंटेरोकोकस फीशियम का एंटेरोसेट। फिर आगे चलते हैं। 20-year-old boy was admitted in the ICU after a road traffic accident. उसके बाद उसको मल्टीपल बेचारे को इंजरी हो गई, 2 हफ्ते का स्टे था, उसके बाद उसको वुंड्स ऑन आर्म डेवलप हो गई, इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे। उसके बाद पता चला कि जी ऑर्गेनिज्म मरसा था जो उसको वुंड ऑन आर्म हो गए थे ना। तो पेशेंट was started on some antibiotic therapy. 2 days into the treatment, he developed generalized flushing and erythema all over the body. तो अच्छा अब लाइकली क्या होगा, उसने मरसा के लिए, MRSA के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, इट इज़ वैंकोमाइसिन। ठीक है, तो आधा तो इसी से जवाब मिल गया। फिर जब वो कह रहा है कि जनरलाइज्ड फ्लशिंग एंड एरिदीमा ऑल ओवर द बॉडी, तो ये किसका एक बहुत टिपिकल रिएक्शन होता है, ये रेडमैन सिंड्रोम किसका होता है, और स्पेशली अगर आप बहुत रैपिड वैंकोमाइसिन इन्फ्यूज़ कर दो तो ये वैंकोमाइसिन का होता है, और ये नॉन IgE मीडिएटेड बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो रेडमैन सिंड्रोम मेनली ये फेस और अपर टॉर्सो पे होएगा, इस तरह का रैश। ठीक है, तो आप स्लो इन्फ्यूजन्स दें, एकदम सारा ना उसको घोल के देते हैं पेशेंट को। ठीक है, स्लो इन्फ्यूजन होनी चाहिए वैंकोमाइसिन की। 24-year-old मैन, अच्छा एक हमने कलर रंगों में जो बातें की हैं, एक हमने रेडमैन सिंड्रोम फॉर वैंकोमाइसिन किया है, और ग्रे बेबी सिंड्रोम हमने किस में किया है, ग्रे बेबी हम लोगों ने क्लोरामफेनिकॉल में किया है। ठीक है, 24-year-old वुमन इज एडमिटेड इन द बर्न यूनिट। अच्छा आधे तो इधर से ही बात हो गई कि जब वो कह रहे हैं कि उसको 3rd डिग्री बर्न्स थे, पस में ग्रीनिश टिंज था, तो मतलब सूडोमोनास की बात कर रहे हैं। शी वॉज पुट ऑन एंटीबायोटिक थेरेपी, और इनिशली तो बेचारी अच्छा रिस्पॉन्ड कर ली थी, लेकिन 10 दिनों के बाद ना बेचारी को टेनाइटिस, हेयरिंग लॉस, डिजीनेस होना शुरू हो गई, वर्टाइगो होना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि ये कौन सी एंटीबायोटिक जिसने ऐसे कर दिया, तो वो कौन है जिसके लिए बड़ा ही पॉपुलर बात है कि दिस वाला एंटीबायोटिकों का ग्रुप इज ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक एज वेल। तो वो कौन है, तो वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये सारा कुछ। ठीक है, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स किधर एक्ट करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस पे 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे ऐड करते हैं, और बैक्टीरियसिडल हैं। ठीक है, तो ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होना प्लीज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का नहीं भूलना। अमाइनोग्लाइकोसाइड में फिर पता हो क्या कौन आ रहे हैं, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन वगैरह। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते, अच्छा यही वाली बात लिविंसन का भी एक पैराग्राफ डाला हुआ है कि इसकी ना अमाइनोग्लाइकोसाइड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये जो उसने सिनेरियो में नहीं बात की, उसको वर्टाइगो शाइटाइगो हो रहा था, सुनने में दिक्कत हो रही थी, तो हैव टॉक्सिक इफेक्ट्स बोथ ऑन द किडनीज एंड यानी नेफ्रोटॉक्सिक एंड ऑन द ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर पोर्शंस ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व। तो इससे इसकी समरी हो गई इस बात की कि ऑटोटॉक्सिक है। तो प्लीज़ आप उसके BUN क्रेट लेवल्स आप प्लीज़ मेजर करें, सीरम लेवल ऑफ द ड्रग मेजर करते रहें ड्यूरिंग थेरेपी। अच्छा फिर एक और बात कि ये IV ऑप्शन ही हैं, क्योंकि ओरली ये नहीं एब्जॉर्ब होते। ठीक है, ओरली नहीं इनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती, ये IV ही आप देते हो। फिर अगर आपने इधर ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस देना है तो आप इंट्राथीकली ही दें, अदरवाइज इनकी अच्छी पेनिट्रेशन नहीं होगी। फिर एनारोब्स में अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं काम करते, तो अगर कुछ भी वो पूछे ना आप लोगों से, इवन नॉन माइक्रो वालों से, कि जी आ गया है क्लोस्ट्रीडियम तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो बस एक ये माइंड में रखना कि यार अमाइनोग्लाइकोसाइड को तो मैंने नहीं चूज़ करना, अमाइनोग्लाइकोसाइड तो एनारोब्स में नहीं काम करती। ठीक है, तो ये कुछ मतलब थोड़े कैच पॉइंट्स पक्के याद रख लें, तो इधर उधर की जगहों पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्लीज़ माइक्रो वाले तो ये बहुत अच्छा याद रखें ये वाली बातें। ठीक है, समरी नॉन माइक्रो वालों के लिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, अच्छा हाँ, फिर 7-year-old चाइल्ड वॉज प्रेजेंटेड, OPD में आया है। मदर कहती है कि इसको कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लो ग्रेड फीवर है। डिस्पाइट द सिविरिटी ऑफ हिज सिम्टम्स, उसका एक्सरे रिवील्ड मतलब मॉडरेट से उसके मतलब मॉडरेट सिविरिटी के थे, इतने कोई हाई तबाही वाले सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उसके एक्सरे पर डिफ्यूज बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट है। तो ये वाली जो फीचर होती है ना कि सिम्टम उतना नहीं जितना एक्सरे पिक्चर डिफ्यूज वाली, तो ये यूजली ना माइकोप्लाज्मा नमूनिया की बात की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा होता है, इस तरह की बात बता के। तो द चाइल्ड रिस्पॉन्डेड, बट अ वीक इनटू द ट्रीटमेंट उसकी मदर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे के ना दांत ब्राउन होते जा रहे हैं। तो ये टीथ मॉटलिंग कौन कॉज कराता है, टीथ की डिस्कलरेशन, ये बहुत पॉपुलर है साइड इफेक्ट फॉर टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत पॉपुलर बात है दांतों का। तो T4 टीथ, T4 टेट्रासाइक्लिन।
ठीक है, तो ब्राउनिश डिस्कलरेशन करा देता है, स्पेशली अगर यंग बच्चे में हुआ, बच्चा यंगर देन 8 years ऑफ एज, ठीक है, उसमें तो ये परमानेंट डिस्कलरेशन करा देगा। अच्छा, फिर है कि 42-year-old मैन, अच्छा मैंने एक तस्वीर लगाई थी, पता नहीं किधर गई, हाँ ये वाली, अच्छा ये ऊपर होनी चाहिए थी, वैसे पता नहीं नीचे कैसे आ गई। जिस तरह हमने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का लेविंसन से पढ़ा ना, हल्का सा प्लीज जस्ट फॉर माइक्रो वाले पीपल एक दफ़ा टेट्रासाइक्लिन्स के भी साइड इफेक्ट्स की ना लिस्ट ज़रा याद रख लें। तो टॉप पे तो ये याद रखें कि ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ, फिर क्योंकि ये आयरन किलेटर है, तो प्रोडक्ट्स कंटेनिंग आयरन सच एज आयरन कंटेनिंग विटामिन शुड नॉट बी टेकन बाय टेट्रासाइक्लिन्स, बेचारी एब्जॉर्ब भी कोई नहीं होगी, ठीक है। फिर प्लीज़ याद रखना कि आपकी ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करा देगा, तो इससे क्या मसला होगा, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल का डायरिया हो जाएगा, सारा नॉर्मल फ्लोरा तो मर गया, तो इट इज़ वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग दवाइयाँ। फिर आपके जो विजाइनल फ्लोरा है उसमें बेचारा लैक्टोबैसिलस मर जाएगा, तो लैक्टोबैसिलस मरेगा तो कौन गंदा होगा, कैंडिडा उग जाएगा, ठीक है। और ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ वाला प्लीज़ ये इस पर तो आई विश में स्टार भी कर सकती, ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों ने कहा कि आयरन किलेटर तो चलो है, मुझे इसको भी डब्बा लगाना चाहिए था कि टेट्रासाइक्लिन्स आर कैल्शियम किलेटर्स एज वेल, तो चिल्ड्रन यंगर देन 8 years में प्लीज़ 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 ये नहीं देना, दांत भी ख़राब करेगा, हड्डियाँ भी, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। 42-year-old मैन एडमिटेड इन इमरजेंसी, उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर, मायालजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई थी, चेस्ट में दर्द था, मरमर होते थे, तो पता उसका मतलब एंडोकार्डाइटिस की बेसिकली आपको बात बता रहा है। ब्लड कल्चर पे आपका उगा एंटेरोकोकस फीशियम, प्रिलिमिनरी थेरेपी शोड नॉन कंप्लायंस विद वैंकोमाइसिन, which antibiotic would you like to prescribe in this case to combat the situation। अच्छा, जो बेचारे वो हमारे नॉन माइक्रो वाले फ्रेंड्स हैं ना, वो बस यही याद रखें कि पॉजिटिव चीज़ आ रही है ना, तो पॉजिटिव के लिए जिस तरह MRSA होगा, तो MRSA के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ वैंकोमाइसिन। एंटेरोकोकस का नाम आ जाए तो अब मैं फर्स्ट लाइन नहीं कहूँगी क्योंकि वो बात थोड़ी गलत हो जाएगी, लेकिन नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि एंटेरोकोकस के लिए, एंटेरोकोकस जो कि एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए वैंकोमाइसिन दी जाती है। और एक जनरल रूल बस नॉन माइक्रो वाले एक याद रख लें कि वैंको अगर नहीं ना काम कर रही, जिस तरह ये नॉन कंप्लायंस विद वैंको शो कर रहा है, तो अब उसको आप सीधी लाइन पे लगा दो, ठीक है। अब आप उसको ऐसी दवाई दो कि जो मतलब उसको सीधी लाइन पे लगा देगी, तो लाइन पे लगा देगी यानी लिनेजुलेट याद रख लें, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई नॉन माइक्रो वालों के लिए। अब बात आती है माइक्रो वालों के लिए। माइक्रो वाले प्लीज इसको जरा सही तरह पूरी बात याद रखें कि जब वो बोलेगा ना वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस फीशियम या फिकैलिस या वटएवर, तो उसमें प्लीज़ एक ये बहुत पक्की बात याद रखनी है कि फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरिया वगैरह जो सैनफोर्ड है ना, वो आपकी कहती है कि आप फर्स्ट लाइन थेरेपी दोगे वो डैप्टोमाइसिन प्लस एम्पेसिलिन होगी, ठीक है। Daptomycin plus ampicillin is recommended as the first line treatment for systemic infection caused by vancomycin resistant वाला enterococcus। ये बस मैं माइक्रो वालों के लिए बातें बता रही हूँ। एंड या लेनेजोलिड 600 mg, ठीक है। तो ये बड़ा एक पसंद का एग्जाम में सवाल है कि चलें जी VRE आ गया, जानबूझ के वो आपको VRE देते हैं ताकि वो डिस्कशन जनरेट हो कि हाँ जी VRE है तो अब क्या दें, ठीक है। तो ये प्लीज़ माइक्रो वाले बहुत अच्छी प्यारी बात ज़रूर याद रखें, ठीक है। और सैनफोर्ड से प्लीज़ एक दफ़ा इसको पढ़ भी लें, सिर्फ एंटेरोकोकस लिखेंगे ना तो वो पूरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। नॉन माइक्रो वाले अगेन बस ये कह रही हूँ वैंकोमाइसिन नहीं ना काम कर रही, बस लिनेजुलिड पे अब टिक लगा देना बस, ठीक है। अच्छा, ये है वैसे इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बताओ अच्छा सा, ठीक है, नॉन माइक्रो वालों के लिए कह रही। अच्छा, फिर है 42-year-old सोल्जर आया था, उसका ना माइंड ब्लास्ट में इंजरी हो गई, ICU में बेचारा एडमिट हो गया और उसको सिवियर सेप्सिस, स्वेलिंग अंडर द स्किन बनी हुई है, और स्वेलिंग पे ना जब आप दबाते हो तो रसलिंग साउंड आती है, यानी वो आपको कह रहा है कि क्रेपिटिस आता है। तो क्रेपिटिस होना और ये माइंड ब्लास्ट की जो हिस्ट्री दे रहा है, उसके बाद वो गैस गैंग्रीन कह रहा है, तो ये परफेक्शन की तरफ उस वक्त से हमें लेके जाना चाह रहा है। तो व्हाट एंटीबायोटिक वुड यू लाइक टू प्रिस्क्राइब इन दिस केस। अच्छा, जनरल सा एक रूल याद रखें कि जब भी एनारोब्स की बात आती है ना, तो आंख ढूंढे मेट्रोडाजोल और क्लिंडामाइसिन, ठीक, ये एक बड़ा नॉन माइक्रो वालों के लिए जनरल सा असूल बता रही हूँ। लेकिन अगर एक दवाई याद रखनी है ना, तो वो प्लीज़ इस तरह याद रखें, देखें क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजेंस होता है ना, तो यानी CP इसका पूरा नाम है, क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजेंस, तो इसके लिए आपने क्लिंडामाइसिन प्लस पेनिसिलिन G, लेकिन लिविंसन में लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन G इज द ड्रग ऑफ चॉइस, बट सैनफोर्ड वाली बात हम याद रखेंगे कि ऑलवेज विद द सेल वॉल इनहिबिटिंग एजेंट आपने क्लिंडामाइसिन जरूर देनी है, क्यों देनी है, ताकि टॉक्सिन प्रोडक्शन तो वो ये बेचारी रोके, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो ये किल करेगी, और ये साथ साथ जो मतलब उस वक्त थोड़े बहुत ही अलाइव भी हैं तो उनकी टॉक्सिन प्रोडक्शन एटलीस्ट रोक देगी कि मसला तो जल्दी हल हो ना, मतलब थोड़ा सहमे बैठे मसला, ठीक है।
तो क्लॉस्ट्रीडियम परफेंजेंस CP क्लिंडा प्लस पेनिसिलिन जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस पर टिक कर दिया, क्लिंडामाइसिन पे, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 42-year-old वुमन आई है विद कंप्लेंट्स ऑफ एपिसोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्टबर्न था बेचारी को 1 महीने से हो रहा है, 10 to 15 मिनट्स आफ्टर शी टुक अ मील, यानी पेप्टिक अल्सर की ये एक टाइप ऑफ हिस्ट्री बता रहा है। जब गैस्ट्रिक बायोप्सी हुई है तो उस पर ना आपको शॉर्ट कर्व्ड रॉड्स नजर आई हैं और H पाइलोराइज टूल एंटीजन पॉजिटिव आ गया, यानी H पाइलोराई की इन्फेक्शन है, तो उसको हमने लॉन्ग टर्म थेरेपी पे डाल दिया। अच्छा, अब जब भी वो H पाइलोराई की बात हो ना, तो आप लोग माइंड में एक बस दिल पे पत्थर रख के समझ लें कि वो ना आपको किसी तरह उसकी क्वाड्रुपल थेरेपी के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना आप याद रख लें दो पीज याद रख लें। एक याद रख लें पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एक याद रख लें पोस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इस तरह की बात याद रख लें। अच्छा, तो जो पहला है ना उसमें PPI, दोनों P से PPI बन रहा है, तो एक क्वाड्रुपल रेजिमेंट वो है जिसमें PPI प्लस बिस्मथ सबसैलिसिलेट प्लस मेट्रोडाजोल प्लस टेट्रासाइक्लिन आप देते हो। जो पोस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज वाला है ना उसमें आप PPI, अमोक्सिसिलिन, मेट्रोडाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हो, AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज, इस तरह याद रख लें, ठीक है। तो अब इन सारियों में से हमने किसको चूज करना है, उसने हमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है क्लेरिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। तो बस इस पर हमने टिक लगा दी, ठीक है। आई विश मैं इसको और आसान कर सकती, लेकिन ये काइंड ऑफ एक रट्टे वाली बात है, लेकिन क्वाड्रुपल रेजिमेंट एटलीस्ट ये जो माइक्रो वाले हैं ये लोग, ये पॉपुलेशन तो मत भूले, ये जो क्वाड्रुपल रेजिमेंट्स हैं, जो नॉन माइक्रो वाले हैं वो ना बस दिल पे पत्थर रख के एटलीस्ट क्लेरिथ्रो फॉर H पाइलोराई जरूर याद रख लें, ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। मिल्क प्लांट ओनर था, ये भी रिपीटेड है, उसने जब दूध को पास्चराइज करना था प्रॉपरली तो उसने क्या किया, उसने 62 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए हीट कर दिया। लेकिन हाँ, हम इस MCQ की और भी एक प्यारी वर्जन की बात किया करते होते हैं, वो क्या होती है कि पास्चराइजेशन में भी दो टाइपें होती हैं। एक होता है होल्डर्स मेथड, होल्डर्स मेथड ये टिपिकल वाली पास्चराइजेशन है कि 62 पे आपने किया फॉर 30 मिनट, और अगर वो हमें ट्रिक करे, हमें थोड़ा मुश्किल MCQ देने की कोशिश करे, तो वो पूछेगा कि व्हाट इज फ्लैश पास्चराइजेशन, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होंगे। हम उसको क्या बोलेंगे कि ये वो है कि जो आप 72 डिग्रीज फॉर 15 सेकेंड आप कर दो, ठीक है। तो फ्लैश पास्चराइजेशन 72 फॉर 15 है, होल्डर्स मेथड वाली यानी जो टिपिकल वाली है दैट इज 62 फॉर 30 मिनट, ठीक है। तो इन एनी केस हम लोग फिर प्रिपेयर्ड होंगे इस MCQ के लिए। फिर 16-year-old गर्ल आई है, उसको फीवर, एब्डोमिनल पेन, माइल्जिया, आर्थराल्जिया, फला फला फला, ब्लड कल्चर एडवाइस किया है, बट केमिकल ब्लड कल्चर एडवाइस हुआ है। तो किस केमिकल डिसइंफेक्टेंट से आप ब्लड कल्चर से पहले आप सफाई करते हो, तो हम लिवेंसन की टेबल से क्या हम बात याद करते थे, हम कहते थे कि जब वेनी पंक्चर से पहले हो तो 70% एथेनॉल पर टिक लगाना है, जब ब्लड कल्चर से पहले हो तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन पर टिक लगाना है, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन पे हमने उसको टिक लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, और एक और बात इधर से दोबारा देख लें जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ था, किधर गया ये वाला, कि जब भी किसी का खून जमीन पे गिर जाए ना, तो उसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, किसी का भी खून जमीन पे गिरे तो आपने उसको हाइपोक्लोराइड से, ब्लीच से साफ करना है, ठीक है। ये बड़ा ही पता नहीं क्यों इन लोगों को पसंद है, ठीक है। और ये IV फिल्ट्रेशन, IV सोल्यूशन वाला इन लोगों को बहुत पसंद है, फिल्ट्रेशन बेटर देन रेडिएशन, ये एक हमने याद किया हुआ है। एक और जो लोगों को बहुत पसंद है, एंडोस्कोप रेस्पिरेटरी थेरेपी को जी किससे साफ करना है, तो ग्लूटाल्डिहाइड पे, ग्लूटाल्डिहाइड जरूर माइंड में रखना है, वो ना हो तो फिर आंख ढूंढे एथिलीन ऑक्साइड। परसेंटेज ऑफ ब्लीच, यार ये ना हाउस होल्ड ब्लीच ही है 5.25%, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिफरेंट है। आई थिंक स्पिल्स के लिए 1% है, ठीक है, 1, बल्कि हाँ नहीं 1% ही है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ ब्लीच आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है हाउस होल्ड ब्लीच वाली यानी जो कि कमर्शियल 5.25 वाली आती है, और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन का आप यूज़ करोगे फॉर स्पिल्स, आप 1% यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हो गई 29-year-old माइक्रोबायोलॉजिस्ट वॉज वर्किंग इन द लैब। उसके बाद ना एक वाइल वो लेके जा रही थी, वाइल बेचारी से गिर गई और फ्लोर पे सारी गिर गई, और उस वाइल में तो था पैथोजेनिक आइसोलेट। तो कहते हैं अगर आप SOP फॉलो करो, तो वो ना SOP के फॉलो करते करते स्पिल किट में लेके आइए। तो कहते हैं इस स्पिल किट में क्या चीज़ है, कौन सा डिसइंफेक्शन वाला वो एजेंट है कि जो मतलब ज़मीन पे गिरा है इन्फेक्शियस एजेंट वाला, तो ज़मीन हम उस वक्त से किससे साफ़ करते आ रहे हैं, हम साफ़ करते आ रहे हैं हाइपोक्लोराइड से, और स्पिल किट का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा, हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच होगी, ठीक है। अच्छा जी, हाँ अच्छा, इसमें ना हल्का सा बस माइक्रो वालों के लिए जल्दी से रैपिड रिव्यू कर लेते हैं। कॉन्टेंट्स ऑफ स्पिल किट पूछे जाते हैं, कॉन्टेंट ऑफ स्पिल किट बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। तो ये प्लीज़ याद रखने हैं। और ये जिस तरह अभी किसी ने सवाल भी पूछा था कि देखिए स्पिल हुआ है ना, तो स्पिल के लिए करते कितने परसेंट, प्लीज़ 1% फॉर स्पिल नहीं भूलना। 1% इज़ द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लीच फॉर स्पिल का मैनेजमेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरो वालों को भी पता नहीं क्यों बड़ी पसंद है, और पता नहीं क्यों माइक्रो वालों को भी बड़ी पसंद है। मुझे तो ये नंबर्स बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ याद रखें, देखिए स्पिल हो गई ना, सारा HIV ज़मीन पर फैल गया, इमेजिन करें, तो बहुत बड़ा मसला हो गया, नंबर 1 किस्म का मसला हो गया। तो 1%, ठीक है। अच्छा, एक और बस माइक्रो वाले बात याद कर लें कि अगर वो बोले ना कि डिस्कार्ड जार के लिए कितना रिकमेंडेड होता है, तो वो ओह ये किधर लिख दिया, अगर वो कहे कि डिस्कार्ड जार के लिए कितना होता है, तो उस पर 0.25 पे टिक लगाना है, ठीक है, 0.25% पे। अगर वो कहे कि जो फ्रीक्वेंटली टच वाली सर्फेसेज होती हैं, जिस तरह आपका ये बेंच टॉप वगैरह हैं, सर्फेसेज वगैरह हैं, जूते जिससे साफ़ करने हैं, तो मतलब फ्रीक्वेंटली टच का ही वो ज़्यादा ऑप्शन देगा। तो उसमें माइक्रो वाला ने क्या टिक लगाना है, माइक्रो वाला ने टिक लगाना है 0.5% पे, ठीक है, 0.5% ऑफ ब्लीच पे टिक लगा देना है। और हाँ बस, ठीक है। अच्छा जी, फिर है कॉन्टेंट्स ऑफ अ स्पिल किट। तो स्पिल किट में ज़रा बस रैपिड रिव्यू कर लेते हैं। देखिए PP आपको ज़रूर चाहिए होगी, जो स्पिल उस वक्त पानी शानी गिरा है तो उसके लिए आपको गॉज मॉज चाहिए होगा। डिसइंफेक्टेंट में बस ब्लीच का, बाकी तो ब्लीच नहीं भूलनी प्लीज़, जो भी पानी गिरा है ज़मीन पे उसके लिए। क्लीनिंग टूल्स, ठीक है, वो स्कूपी शूपी आपको चाहिए होगी, डस्ट पैन वगैरह। फिर जो गन साफ़ कर लिया उसको बायोहैज़र्ड बैग में डालना होगा। फोर्सेप्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। और जो पूरे स्पिल किट की SOP होती है कि स्पिल हुआ तो भाई बारी बारी आप क्या करो, तो वो भी होनी चाहिए। और टेप होनी चाहिए ताकि आप उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर सको, ठीक है। तो ये प्लीज़ बस ये बड़ा ही पसंद का इनका सवाल होता है, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। लेकिन स्पिल किट में अगर MCQ आना है ना, तो वो हाइपोक्लोराइड का ही पूछना चाह रहा होगा। अच्छा, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी ओनर वांट्स टू इंश्योर कि उसका ना बैच ऑफ IV, हाँ अब IV इन्फ्यूजन को अगर वो फ्री ऑफ पैथोजन करना चाह रहा है, तो हमने इसका क्या पक्का एक असूल रखा हुआ है, फिल्ट्रेशन इज बेटर देन रेडिएशन। अच्छा, आज ना इस बात पे हम जरा एक और मिनी MCQ साइड क्वेस्ट वाला एक MCQ जरा याद रख लेते हैं। ये याद रखें कि जो फिल्ट्रेशन में फिल्टर का साइज है ना, पोर साइज, दैट इज 0.22। देखें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 0.2 का था ना, तो आप इसका साइज अगर 0.2 रख लो तो पूरी दुनिया मतलब हो जा सकती है फिल्टर बैक्टीरिया की, ठीक है। तो उसने स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली उसका पोर साइज रखा हुआ है स्मॉलेस्ट फिल्टर का, तो वो 0.2 है, ठीक है। अच्छा जी, नाइट्रोसेलुलोज का बस ये याद रख लेना। अच्छा, इसमें ना एक और बात जो हम करते होते थे कि क्यों फिल्ट्रेशन बेटर देन बाकी सारे, मतलब वाई नॉट ऑटोक्लेव दीज IV वाली सोल्यूशन है। तो उसमें ये होता था कि ऑटोक्लेव अगर आप कर लो, आप रेडिएशन दे दो, तो डेड बॉडी तो बेचारे की उधर ही रहनी है ना। तो जैसे एंडोटॉक्सिन उसकी वॉल का ही कंपोनेंट था, तो एंडोटॉक्सिन तो वहीं पे रह गया, डेड बॉडी तो वहीं पे, तो वो आके तो फिर आपको शॉक करा सकता है। तो बजाय कि जब आप फिल्टर करो तो फिर आप उसकी डेड बॉडी भी आप रिमूव कर लेते हो, ठीक है, तो आपको फिर कोई चीज़ इशू नहीं कॉज कराती। द फंक्शनैलिटी ऑफ, अच्छा मुझे ये ऑनेस्टली मुझे ये MCQ पता नहीं क्यों ये बहुत बुरा लगता है। द फंक्शनैलिटी ऑफ लीथल फैक्टर रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट अदर प्रोटीन फ्रॉम बैसिलस एंथ्रेसिस टू मेक एक्टिव टॉक्सिन। अच्छा, बात ना बहुत सिंपल सी है, इसकी ना बड़ी एक खूबसूरत तरीन तस्वीर है। पहले इसका टेक्स्ट पढ़ लें, क्या करें, हाँ पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बैसिलस एंथ्रैक्स टॉक्सिन। अच्छा जी, अच्छा इसके ना 2 टॉक्सिन मेनली याद रखने हैं, वैसे 3, लेकिन मैं पूरी स्टोरी ज़रा बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक एडिमा फैक्टर याद रखना है, एक लीथल फैक्टर और एक प्रोटेक्टिव एंटीजन, ठीक है। यानी जो एंथ्रैक्स का टॉक्सिन है ना, उसके काइंड ऑफ आप कह लें कि ये 3 हिस्से हैं, एडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर और प्रोटेक्टिव एंटीजन, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक पूरा टॉक्सिन है, ये एक पूरा सब टॉक्सिन है, ये एक पूरा सब टॉक्सिन है। यानी एडिमा फैक्टर किस किस का बना हुआ है, एक तो एडिमा फैक्टर इटसेल्फ का, मतलब A और B सब यूनिट का बना हुआ है, A एंड B सब यूनिट्स। तो जब भी माइक्रो में बात होगी ना कि B सब यूनिट की, तो B का मतलब होगा फॉर बाइंडिंग, जब भी A सब यूनिट का मतलब होगा तो कि A फॉर एक्टिव वाली सब यूनिट। तो एडिमा वाला जिसका मतलब बैसिलस एंथ्रैक्स के टॉक्सिन का जो एडिमा फैक्टर वाला सब यूनिट है, एडिमा फैक्टर वाला सब टॉक्सिन कह ले, तो दैट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स A एंड B, ठीक है। अब A वाली इज एक्टिव वाली, यानी जो जिसकी वजह से उसका नाम है, यानी एडिमा फैक्टर, दैट इज A, ठीक है। प्लस B वाली कौन सी है, तो B इस एडिमा फैक्टर में भी और B इस लीथल फैक्टर में भी प्रोटेक्टिव एंटीजन वाला पार्ट होगा, ठीक है।
क्योंकि प्रोटेक्टिव एंटीजन वो पार्ट है जो इसको और इसको सेल के अंदर घुसने में हेल्प करा रहा है। अब जरा इसकी ना प्यारी सी तस्वीर देखते हैं। और हाँ, साइड पे एक बात कर लें कि देखें जो एडीमा फैक्टर है वो एडीमा कॉज करा रहे हैं। तो जब भी हम एडीमे की बात करते थे माइक्रो में, तो हम किसको ज़्यादा कराते थे? हम साइक्लिक एएमपी को ज़्यादा कराते थे। तो सेल में जब भी साइक्लिक एएमपी ज़्यादा हो जाएगी तो सारा पानी लीक आउट कर जाएगा। और लीथल फैक्टर बेचारा क्या करता है कि देखें मतलब लीथल है ना, तोड़ है, मार रहा है। तो जो सेल का सर्वाइवल का और सेल रेप्लिकेशन के जो पाथवेज होते हैं ना, वो मैप काइनेज वाले ट्रांसडक्शन पाथवे से रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो जो प्रोटीनें इस मैप काइनेज पाथवे में इन्वॉल्व होती है ना, जो कि सेल सर्वाइवल का एक बड़ा बेसिक पाथवे था, तो वो इसी उन्हीं प्रोटीन्स को ही क्लीव कर देते थे जिस पाथवे में इन्वॉल्व थी। तो जब सेल सर्वाइवल वाला पूरा पाथवे ही क्लीव हो गया, सेल रिप्रोडक्शन, सेल सर्वाइवल, सेल रिप्रोडक्शन, तो आपका सेल कैसे डिवाइड करेगा? सेल तो मर जाएगा ना। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। तो इसका ज़रा प्यारी तस्वीर भी देख लेते हैं। जो पहले बल्कि सी प्यारी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं कि वही कि 2 एक्सोटॉक्सिन्स हैं। हमने जो बात की कि एक एडीमा फैक्टर है और एक लीथल फैक्टर है। कलेक्टिवली इनको मिला के आप एंथ्रैक्स टॉक्सिन बोलते हो। अब एडीमा फैक्टर की भी AB सब यूनिट है, लीथल फैक्टर की भी AB सब यूनिट है। जो मतलब A फॉर मतलब एक्टिव, B फॉर मतलब बाइंडिंग। अब जैसे एडीमा फैक्टर में A सब यूनिट वुड बी एडीमा फैक्टर इटसेल्फ एंड इट्स B सब यूनिट वुड बी प्रोटेक्टिव एंटीजन। सिमिलरली इन लीथल फैक्टर वाली बात, इसमें लीथल फैक्टर A सब यूनिट होगी और B सब यूनिट प्रोटेक्टिव एंटीजन होगा। प्रोटेक्टिव एंटीजन दोनों को अंदर घुसाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जरा आप ये तस्वीर देखें ये है प्रोटेक्टिव एंटीजन और ये है लीथल फैक्टर ग्रीन वाला और एडीमा फैक्टर ये ब्लू वाला। तो देखें ये ब्लू वाले को भी ये PA चाहिए था अंदर घुसने के लिए। ठीक है, PA का हेप्टामर चाहिए था, मतलब बस प्रोटेक्टिव एंटीजन चाहिए था। और ये ग्रीन वाला जो कि लीथल फैक्टर था उसको भी चाहिए था। अब जब दोनों अंदर घुस गए बैक्टीरिया के, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एडीमा फैक्टर किस तरह ऐड कर रहा है। एडीमा जब भी होता था वो किस तरह होता था माइक्रो में, साइक्लिक एएमपी सेल में ज़्यादा हो जाती थी और साइक्लिक एएमपी जब भी ज़्यादा होती थी तो आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड हो जाती है सेल से। ठीक है, तो विच मैनिफेस्ट एज एडीमा। और जो दूसरे वाला था जो लीथल फैक्टर था, लीथल फैक्टर की हमने क्या कहा था कि वाई इट इज़ लीथल, क्योंकि जो बेसिक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज थे, जो मैप काइनेज वाले पाथवेज थे जिन्होंने सेल ग्रोथ, सेल सर्वाइवल वगैरह प्रमोट करना था, उसमें जो प्रोटीनें होती हैं उन्हीं को क्लीव कर देता है, तो सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब मैं जो कह रही हूँ कि ये जो लीथल फैक्टर है, अच्छा खैर ज़रा मेन एमसीक्यू पे जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा बात करेंगे। यही कि जो लीथल फैक्टर है उसको क्या चीज़ अपने साथ, उसका भाई कौन है जो कि इसको ऐड करवाएगा। तो हमने लीथल फैक्टर और एडीमा फैक्टर के साथ किसको भाई बनाया है? हमने उसकी B वाली सब यूनिट को। तो दोनों की B सब यूनिट क्या थी? प्रोटेक्टिव एंटीजन था। ठीक है, तो ये तो एमसीक्यू हो गया। अब ज़रा एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। हम जो प्रोटीएजेस थे, हम लोगों ने किस किस की प्रोटीएज के होने की बात की थी? वो निमोनिक क्या था? वो निमोनिक था B सॉल्ट। ठीक है, तो B सॉल्ट से क्या क्या बनता था? बोचुलिनम टॉक्सिन, स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन, यानी BS से स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन, AL से हमने क्या कहा था? एंथ्रैक्स का लीथल फैक्टर टॉक्सिन। तो अभी हम ये देख भी सक रहे हैं कि हाँ जी, जो एंथ्रैक्स का लीथल फैक्टर वाला टॉक्सिन था, ये जो ग्रीन वाला था, इसने क्या किया? इसने उन प्रोटीनों को ही क्लीव कर दिया जो कि मैप काइनेज पाथवे चला रही थी। ठीक है, तो प्रोटीनों को क्लीव किया ना, तो इसीलिए ये प्रोटीएज है। ठीक है, तो एक और हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो गया और पिक्चर के साथ अब हमने देख भी लिया। Identify the test that can be used for definitive identification of both Neisseria gonorrhoeae and Neisseria meningitidis. अच्छा, अब ना पता नहीं क्यों लोग इसको कहते हैं कि जी ऑक्सीडेज, लेकिन देखें ऑक्सीडेज तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर आप बस ये श्योर हो रहे हो ना कि Neisseria है, उसकी बेसिस पे आप Neisseria gonorrhoeae meningitidis में तो नहीं फ़र्क आप कर सक रहे। तो इसमें ना वो बात होती है जो हम लोगों ने कहा नहीं था कि M फॉर माल्टोज, यानी शुगर फर्मेंटेशन पे आप इनको फ़र्क कर लो, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन पे आप इनको फ़र्क कर लो, तो क्या होगा कि जो मेनिंजिटिडिस वो सिर्फ माल्टोज को फ़र्क कर रहा होगा। ये बात गलत लिखी हुई है। नेज़ीरिया मेनिंजी जो है, मेनिंजिटिडिस ओनली माल्टोज। ठीक है, जबकि जो गनोरी एंड मेनिंजी बोथ फर्मेंट ग्लूकोज, यानी एक्सक्लूसिव बात हमने M4 माल्टोज के लिए ही की है। मेनिंजिटिडिस इज द ओनली वन जो कि माल्टोज को फर्मेंट करता है, गनोरी नहीं करता, जबकि जो ग्लूकोज है वो दोनों ही कर रहे होते हैं, वो G फॉर G एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने ये बहुत दफ़ा रिवाइज कर ली हुई अब। ठीक है, तो इस तरह के अगर वो ट्रिक करके MCQ दे तो अब हम इंशाल्लाह कर लेंगे सब।
फिर आइडेंटिफाई सिलेक्टिव मीडियम जो कि अलाउज द आइसोलेशन ऑफ नेसीरिया गनूरी एंड नेसीरिया मेनिंजाइटिस। यानी वो कह रहा है कि वो कौन सा मीडियम है कल्चर मीडियम, मतलब चॉकलेट एगर तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि जो एंटीबायोटिक्स कंटेन करे कि यार बाकी सब कुछ तो मरे, सिर्फ यही नज़ीरिया ही हो गए, तो वो इसके लिए मीडियम है मॉडिफाइड थेयर मार्टिन। अब मॉडिफाइड थेयर मार्टिन हमें क्यों इतना पसंद आ रहा है इसके लिए, सिंपल चॉकलेट एगर क्यों नहीं? अच्छा, अब ये इतना फेवरेबल इसलिए होता है, देखिए आपने लगाना है, इस पर यूरिथ्रल की सिक्रीशंस आएंगी, वो लगानी है इन द केस ऑफ गनोरी, तो आप चाहते हो कि यूरिथ्रा का ना बाकी सारा फ्लोरा मत आ जाए। अब जो बेचारा चॉकलेट एगर है, चॉकलेट तो सबको ही उगाना है ना, तो उसमें मतलब हो सकता है कैंडिडा मैंडिडा जैसा गंध भी आ जाए। तो जो थेयर मार्टिन एगर होता है ना, मॉडिफाइड थेयर मार्टिन एगर, उसमें होती है VCTN, VCTN एंटीबायोटिक्स। माइक्रो वाले तो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स बाय नेम बहुत अच्छी याद रखें, वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, ट्राइमेथोप्रीम, निस्टेटिन। वैंको सारे पॉजिटिव्स को स्टॉप करा देगा, कोलिस्टिन सारे नेगेटिव्स को स्टॉप कराएगा, ट्राइमेथोप्रीम अगर प्रोटीएस होगा तो उसकी स्वार्मिंग रोकेगा, और निस्टेटिन सारे कैंडिडा मैंडिडो को मार देगा। तो आपका सिर्फ क्या प्यारा होके उगेगा, सबसे आपका नखरे करने वाला नेसीरियाज उगेंगे, ठीक है। मॉडिफाइड थेयर मार्टिन इज नेसीरिया गनोरियन मेनिंजाइटिस का सिलेक्टिव मीडियम। इट इज़ बेसिकली चॉकलेट एगर जिसमें आप ये वाली एंटीबायोटिक डाल देते हो, बस, ठीक है। द रीजन बाय सम बैक्टीरिया आर एनारोब्स इज बिकॉज, अच्छा अब जरा ना इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखें। अब नॉर्मली बैक्टीरिया के पास जो कैटलेज और सुपर ऑक्साइड डिस्प्यूटेज एंजाइम होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके H2O2 बना दे। देखिए ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल होंगे उनसे वो H2O2 बनाएगा, और उस H2O2 को वो विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट सादे वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर जो न्यूट्रोफिल ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है ताकि बैक्टीरिया को वो मारे, तो बैक्टीरिया का आपस में उसके अगेंस्ट क्या डिफेंस होगा कि वो H2O2 बना दे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, जो कि बेसिस ऑफ कैटलिस्ट टेस्ट बनाता है। तो जो बेचारे एनारोब होते हैं वो इसलिए बेचारे एनारोब होते हैं क्योंकि उसके पास ना कैटलेज होता है और ना उन लोगों के पास सुपर ऑक्साइड डिस्प्यूटेज होता है, तो वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज ही नहीं कर सकते, बेचारे मर जाते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत फेवरेट रिपीटेड एमसीक्यू कि एंटीबायोटिक्स किस फेज ऑफ बैक्टीरियल सेल साइकिल पे एक्ट करती हैं, तो हमने बार बार कहा था कि लॉग फेज पे, यानी वो फेज जिसमें बहुत तेज रिप्रोडक्शन हो रही है बैक्टीरिया की। और स्पोर हमने क्या कहा था किस फेज में बनते हैं, तो स्पोर बन रहे थे स्टेशनरी फेज में, ठीक है। फिर प्रोक्रियोटिक सेल हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच इज लैकिंग इन अ यूक्रियोटिक सेल। तो देखें हमारे सेल्स के पास जो यूक्रियोट्स हैं हमारे पास तो नहीं है ना वो रिजिड सी सेल वॉल, ठीक है, हमारे पास तो सेल वॉल ही बल्कि नहीं है। तो सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लाइकन होना किसकी क्वालिटी थी, वो तो प्रोक्रियोट्स की थी, ठीक है। अच्छा लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा था, अब देखिए वो फिर से वही बात कर रहा है, उसने वाइल गिरा दी है, वाइल में था पैथोजेनिक वायरस, वाइल ज़मीन पे गिर गई है, वाइल ज़मीन पे फ्लोर स्पिल हो गया, तो आप क्या करोगे डिसइंफेक्शन के लिए, आप हाइपोक्लोराइड डालोगे, आप ब्लीच डालोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर मीडिया। अच्छा कल्चर मीडिया इज एनीथिंग जो नॉन माइक्रोवाइल है जिसमें बैक्टीरिया उगता है उसको आप कल्चर मीडिया कहते हो, ठीक है। अब इसको ना आप 3 में डिवाइड करते हो, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। अच्छा ये ना फॉर माइक्रो वाले पीपल एज वेल ये प्लीज पता हो कि किसमें कितना परसेंट ऑफ एगर होगा तो आप उसको सॉलिड बोलोगे, कितने परसेंट एगर तो वो सेमी सॉलिड, और कितने परसेंट तो लिक्विड। अच्छा जो कल्चर मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए जो चीज़ होती है ना, सॉलिड बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए आप उसमें डालते हो एगर, ठीक है। एगर बेसिकली सीवीड का एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, मतलब जेलेटिन की तरह एक उसको चीज़ समझ लें। तो जो सॉलिड होता है उसमें 1 to 2% होता है, सेमी सॉलिड के लिए 0.5। इसमें माइक्रो वालों प्लीज़ याद रखना कि इसमें एग्जांपल पूछते हैं तो उसमें बंदे को बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मोटिलिटी मीडियम इसकी एग्जांपल्स में नहीं भूलना, और जितने भी ये फ्लेक्चर्स मीडिया टाइप चीज़ें ना ये नहीं भूलनी इसकी एग्जांपल में, ये बस माइक्रो वालों के लिए बता रही हूँ। नॉन माइक्रो वाले बस इसमें मोटिलिटी मीडियम का याद रखें। और लिक्विड वाला तो लिक्विड इज लिक्विड बिकॉज उसमें एगर ही कोई नहीं है, उसमें 0% है एगर, तो यही कि सोलिडिफाइंग एजेंट इन मीडिया क्या होता है, एगर होता है, ठीक है। द आइसोलेशन ऑफ गनोरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी नेसीरिया गनोरी के लिए बाय द यूज ऑफ सर्टन एंटीबायोटिक्स इन मीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी वो अभी पिछला कॉन्सेप्ट ही हमारा पूछा जो भी हमने पीछे किया कि जो थेयर मार्टिन वाला मीडियम होता है जिसमें आप एंटीबायोटिक डाल देते हो ताकि बाकी सब कुछ इनहिबिट हो जाए, सिर्फ नेसीरिया गनोरी हो गए, तो ये मतलब मॉडिफाइड थेयर मार्टिन किस टाइप ऑफ मीडिया की एग्जाम्पल है, वो इनडायरेक्टली ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखें इट इज सिलेक्टिव फॉर नेसीरिया गनोरी ना, एंटीबायोटिकें डाल के तो हमने बाकी सब कुछ को इनहिबिट करा दिया। चॉकलेट एगर के अंदर जब हमने एंटीबायोटिकें डाली हैं हमने अब उसको मॉडिफाइड थेयर मार्टिन बना लिया, यानी आज सिलेक्टिव मीडिया फॉर नेसीरिया बना लिया, ठीक है। तो अच्छा हल्का सा मैंने कहा कि मीडिया का देख लेते हैं, जो 2 रंगों की बेसिस पे फ़र्क करता होगा ना, जैसे EMB एगर मकॉनकी एगर के, जैसे मकॉनकी पे NLF इस तरह येलोइश सा नज़र आ रहा है और LF पिंक नज़र आ रहा है, तो इसको आप डिफरेंशियल मीडिया बोलते हो, यानी डिफरेंट करके दिखा रहा है कलर्स। जो एक को थोड़ा
सिलेक्ट करा लेता है ना, मतलब एक के लिए थोड़ा स्पेसिफिक होता है, तो उसको आप सिलेक्टिव मीडिया बोलते हो. जैसे XLD, DCA, दे आर स्पेसिफिक फॉर सिलेक्टिव फॉर सैल्मोनेला एंड शिगेला. जो सिंपल एनरिचमेंट वाले कल्चर मीडियाज हैं वो ब्लड एगर, चॉकलेट एगर वाले हैं, और वो जिसमें बेचारे में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही बेबू बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कल्चर मीडिया, तो वो न्यूट्रिएंट एगर, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, वो इस तरह की चीज़ें. डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव. डॉक्टर हादी एक दफ़ा अपना हल्का सा ना सवाल रिव्यू कर लें. अच्छा, McConkey's agar is both selective and differential, used primarily for the isolation of gram-negative bacteria. तो which component inhibits the growth of gram-positive bacteria? अच्छा, इसमें ना बेसिकली वो पूछ रहा है कि McConkey agar में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट करा दे. तो ज़रा ऐसे करते हैं हम लोग ना, McConkey agar में उसके कंपोनेंट्स रिव्यू करते हैं. तो McConkey agar के लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा याद रखा हुआ है, प्लांट यानी पेप्टोन तो तकरीबन हर अगर के अंदर होती है, हर कल्चर मीडिया के अंदर होती है. लैक्टोज वो शुगर है कि जिसको फर्मेंट किया तो वो पिंक नजर आ गया, लैक्टोज फर्मेंटर, और जो नॉन फर्मेंटर थे वो कलरलेस नजर आ गए. ए तो एगर, मतलब जिसकी वजह से McConkey एगर सॉलिड फॉर्म में बना. एन से न्यूट्रल रेड था, यानी वो इंडिकेटर जिसने जब एसिड बना तो पिंक कलर दिखा दिया. और टी से बनता है टोरोकोलेट. अच्छा, जो टोरोकोलेट है ना, यानी बाइल सॉल्ट्स, इसका दो फंक्शन होता है. एक तो ये कि प्रोटीज को ये पूरी प्लेट पे हमला नहीं करने देता, इतना बड़ा स्वार्म नहीं करने देता प्रोटीज को. और दूसरा ये कि ये पॉजिटिव्स को ना थोड़ा मतलब औकात में रखता है पॉजिटिव्स के लिए, इसीलिए अच्छा एगर नहीं है, ये ज़्यादा नेगेटिव्स के लिए एगर होता है. तो बाइल सॉल्ट्स जब होंगी तो दे विल इनहिबिट पॉजिटिव्स की ग्रोथ. ठीक है, स्टार्च-2 की. अच्छा, इसमें ना लेकिन एक ये भी याद रखिएगा कि अगर इसी ऑप्शन लिस्ट में क्रिस्टल वायलेट होता ना, तो क्रिस्टल वायलेट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन. सो मच सो कि माइक्रो वाले पीछे ये ज़रूर याद रखें कि वो पूछते हैं कि अगर McConkey एगर पे एक दिन लैब में नया एगर आया तो अगले दिन आपने देखा कि जब वो नया एगर यूज़ हुआ है तो McConkey एगर पे ग्रोथ ही कोई नहीं आई स्टाफिलोकोकस की. तो ये कौन सा हो सकता है, तो ये क्या हो गया. तो उसमें हमने वो पिक करना है कि लगता है कि जो नया डब्बा आया वो McConkey एगर की वो वाली वैरायटी आ गई जिसमें क्रिस्टल वायलेट है. क्रिस्टल वायलेट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये प्लीज़ एक ज़रूर याद रखना. ये मेरी एक दफ़ा मीडिया की प्रेजेंटेशन थी तो उसके एंड पे एक्चुअली मुझसे पूछा था, तो मुझे तब नहीं आता था. ठीक है. अच्छा, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स द मीडियम यूज्ड इज, हाँ अच्छा, तो LF और NLF, बल्कि तस्वीर में ही हम देख सक रहे हैं कि LF और NLF हम किस से फ़र्क कर सक रहे हैं, यानी डिफ्रेंशिएट हम किस पे कर सक रहे हैं, हम McConkey एगर पे कर सक रहे हैं. ठीक है, कि LF पिंक नज़र आ रहा है, NLF कलरलेस नज़र आ रहा है. फिर मैनेटोल सॉल्ट एगर. अच्छा, जब भी MSA की बात आए ना तो याद रखनी है कि वो स्टाफ ऑरियस की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा है. तो इज बोथ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ कॉर्न. तो मैनेटोल सॉल्ट एगर अभी हम लोगों ने क्या कहा कि स्टाफिलोकोकस के लिए होता है. ठीक है, तो और स्पेशल स्टाफिलोकोकस के लिए किस तरह कि हम कहते हैं कि स्टाफिलोकोकस मैनेटोल फर्मेंट करता है. तो मैनेटोल की जब शुगर फर्मेंट होगी एगर पे तो वो येलो नजर आएगा, जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होगा. और इसमें ना मैनेटोल सॉल्ट एगर में सॉल्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, मेरे ख्याल से कोई 7% के करीब होती है. तो स्टाफ उसमें उगता भी है, तो उसका उगना प्लस मैनेटोल को फर्मेंट करना इज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फॉर स्टाफिलोकोकस ऑरियस. जो कॉन्स है ना, यानी स्टाफिलोकोकस ऑरियस नहीं है, एपिडर्माइटिस वगैरह, तो वो आपको इस तरह के पिंक नजर आएंगे. उग तो जाएंगे बेचारे, लेकिन मैनेटोल नहीं फर्मेंट करेंगे. तो मैनेटोल फर्मेंटेशन इज अ फीचर ऑफ स्टाफिलोकोकस ऑरियस ओनली. ठीक है. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल एंड सिलेक्टिव. अच्छा, इसमें ना हम ये बात कर लेते. अच्छा देखिए, सिलेक्टिव के ना नाम में ही है कि वो सिलेक्ट्स फॉर दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब अभी बात की है कि सिलेक्टिव, जैसे हम लोगों ने अभी बात की है मॉडिफाइड थेयर मार्टिन की, जो कि निजीरिया के लिए था. तो देखिए, ये हमने ओनली सिलेक्टिव फॉर निजीरिया कैसे बनाया, हमने इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह डाल दी, यानी बाकी सब कुछ इनहिबिट हो जाए जो मुझे नहीं चाहिए, तो और सिर्फ वो होगे ओनली दैट विच इज नीडेड. ठीक है, और डिफरेंशियल में सिर्फ ये नहीं होगा कि जो मुझे चाहिए वो होगे, उसमें बस ये होगा कि डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ बैक्टीरिया में फ़र्क कर सकूं. जैसे फॉर एग्जांपल McConkey पे मैं LF और NLFs को फ़र्क कर सक रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कलर. मैं किसी उनमें से भी ये नहीं कि मैं उनमें से सिर्फ इक्वलाई को उगाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने अगर सिर्फ इक्वलाई के लिए बनाया नहीं, मैंने पूरे LFs के ग्रुप के लिए और NLFs को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एगर बनाया. तो ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट वो कर रहा है, तो दैट इज डिफरेंशियल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए मैं McConkey एगर यूज़ करूँगी. ठीक है.
ठीक है, फिर हम चलते हैं, एम से हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, अच्छा जी, ज़रा इसको ना वन बाय वन रिव्यू करते हैं। एगर हैज़ न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज, तो नहीं, एगर तो अभी हम लोगों ने बात की कि वो न्यूट्रिशन थोड़ी देता है, वो तो बस एक सॉलिडिफिकेशन का जरिया प्रोवाइड कर रहा होता है, सॉलिड कर रहा होता है बस उसको, और तो बेचारा वो कुछ नहीं करता। फिर चॉकलेट मीडियम इज अ सिलेक्टिव मीडियम, नहीं ये भी बात गलत है। चॉकलेट तो हम लोगों ने कहा था एनरिच मीडियम है। चॉकलेट तब सिलेक्टिव बनता था जब उसमें एंटीबायोटिक डलती थी और उसका नाम तब्दील होता था टू मॉडिफाइड थियर मार्टिन। अदरवाइज तो सिंपल चॉकलेट मीडियम तो बेचारा नहीं था बिल्कुल भी सिलेक्टिव, वो तो उल्टा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहा है। इंडिकेटर इज एडेड टू मीडियम एनहांसेस ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। मतलब इंडिकेटर तो सिर्फ बताता है कि पीएच चेंज हो गई है, उस बेचारे ने कोई ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनहांस थोड़ी करनी है। तो और फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इज सिंपल मीडियम, तो बिल्कुल यस, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट एगर बिल्कुल सिंपल मीडिया के एग्जांपल्स हैं, यानी उसमें बस बेबी लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि पेप्टोन शेप्टोन इस तरह की बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है, उसमें कोई एडिशनल न्यूट्रिएंट लाइक ब्लड वगैरह नहीं एडेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया आर हीट सेंसिटिव, अच्छा इसमें ना ओरिजिनल की इनकरेक्ट थी, इसमें बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि कौन से मीडिया को आप कभी भी ऑटोक्लेव नहीं करोगे। तो ये फॉर माइक्रो वालों के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा, लेकिन नॉन माइक्रो वालों को भी पता हो कि डीसीए को ना ऑटोक्लेव नहीं करते। अच्छा मैंने ना इसको बड़ा ये ढूंढा है कि यार डीसीए को क्यों नहीं करते ऑटोक्लेव, तो पता नहीं वो हर जगह कहता है कि जिस अगर में बाइल सॉल्टें होती है ना तो बड़ा तंग करते हैं ऑटोक्लेव होने से। स्पेशल वो डीसीए का जो मैन्युफैक्चरिंग वाली वेबसाइट है ना, उस पर कहता है कि अगर आप इसको ऑटोक्लेव कर दो तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, उसका जो जेली होती है, कि आप जब ऊपर उसके स्ट्रीकिंग करोगे, सैंपल लगाओगे तो वो कटना शुरू हो जाता है उसका एगर, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर था डीसीए, ठीक है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगर विच इज फॉर सैल्मोनेला एंड शिगेला। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, अच्छा ये पता नहीं बहुत ही फजूल एमसीक्यू था, पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन अच्छा मैं बताती हूँ पुअर क्वालिटी क्यों। अब जो रॉबर्ट्स एंड कुक्ड मीट मीडियम है दैट इज ऑल्सो फॉर एनारोब्स। ये जो विल्किन शेलग्रेन एगर है, जो एफआईपी वाले हैं लोग उनको पता होगा, हम AN1 का एक बड़ा नाम लेते हैं, तो AN1 एगर इज बेसिकली विल्किन शेलग्रेन मीडियम प्लस जेंटामाइसिन एंड इट इज यूज फॉर एनारोब्स। तो ये भी एनारोब के लिए है, ये भी एनारोब के लिए है, बट अगर 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 इस तरह का फजूल बहुत ही फजूल एमसीक्यू आता है तो उसमें फिर ए बेटर देन सी कर लेना, ठीक है। लेकिन असूलन ए एंड सी आर बोथ करेक्ट, कोई इनमें गलती नहीं है, तो स्टेम इज रॉन्ग, बहुत ही फजूल एमसीक्यू है। अच्छा, सबुरा डैगर इज यूज फॉर द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ कॉर्न, तो सबुराड हम लोगों ने क्या आज शुरू में नई बात याद की थी, हमने बात की थी फंगस के लिए ग्रोथ है, यानी कैंडिडा इस पे उगेगी, इस पे मोल्ड्स वगैरह सारी फ्लफी हमारी प्यारी प्यारी आएंगी, ठीक है, सबुराड डेक्सट्रोज एगर पे। और सबुराड की एक और हमने क्या आज नई बात याद की है कि सारे जो कल्चर मीडिया है वो नियर न्यूट्रल है, लेकिन जो सबुराड है वो एसिडिक है, यानी 5.4 to 5.8, और जो TCBS और अल्कलाइन पेप्टोन वाटर है विच आर फॉर विब्रियो, उनकी अल्कलाइन पीएच है 8 से ऊपर है, ठीक है। A capsule is a layer lying outside the bacterial cell and can be found in both positive and negative वाले बैक्टीरिया। तो कहते हैं कि कैप्सूल किसका बना होता है, तो कैप्सूल हम हमेशा कहते हैं वो जो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ऑफ स्ट्रेप्टोमो, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल ऑफ दिस, तो ये एक हमारा पक्का पहले से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन्स एक्सेप्ट, तो देखें क्रिस्टल वायलेट भी हमारे पास यूज़ होती है, मेलाकाइट भी हमारे पास यूज़ होती है, किधर यूज़ होती है मेलाकाइट ग्रीन, एक तो टीबी में, और टीबी में जो हम लोगों ने एलजे मीडियम बनाना होता है ताकि मुंह का फ्लोरा इनहिबिट हो और सिर्फ टीबी प्यारा प्यारा हो गया, और जब हमने स्पोर्ट्स की स्टेनिंग करनी होती है तब होती है मिथाइलिन ब्लू टीबी की स्टेनिंग में, और जब हम लोगों ने स्टूल में देखना होता है कि लूकोसाइड्स वगैरह तो नहीं आ रहे, तो लूकोसाइड्स वगैरह देखने के लिए हम मिथाइलिन ब्लू डाल लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, माइक्रो वाले मिथाइलिन ब्लू और क्या करते हैं, हाँ जो एल्बर्ट स्टेन है, एल्बर्ट स्टेन में जो एल्बर्ट स्टेन बना होता है TM का, टोलेडीन ब्लू और मेलाकाइट ग्रीन का, ठीक है, तो ब्लू वाला पोर्शन उधर भी यूज़ हो रहा है। तो फाइनली हम बचते बचते आ गए सूडान बी ब्लैक। तो ये प्लीज़ पता हो कि ये तो अच्छा नहीं, माइक्रो वाले में खैर ये कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो माइक्रो वाले हैं ना उनको प्लीज़ पता हो कि जब स्टूल में आपको रिक्वेस्ट आती है ना स्टूल फॉर फैट ड्रॉपलेट्स, तो तब आप सूडान ब्लैक का ड्रॉप डालते हो स्टूल फॉर फैट ड्रॉपलेट वाली रिक्वेस्ट पे, बट अदरवाइज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये नहीं यूज़ होता, ठीक है। तो ये हमारा स्टेन नहीं है, ये है AML का स्टेन, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंटेन जीन्स फॉर एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो हम लोग बार बार कहते थे कि उसने उसको प्लाज्मिड दे दिया कॉन्जुगेशन के थ्रू, उसने उसको प्लाज्मिड दे दिया, सारी जीनें उधर आ गई, तो वो कौन होता था, प्लाज्मिड की हम बात करते थे, ठीक है। तो एक प्यारी तस्वीर देख भी लेते हैं कि ये देखें अपना प्लाज्मिड किसी और को भेज रहा कि तुम भी मेरी तरह रेजिस्टेंट हो जाओ, बुरे बन जाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू माइक्रोबियल अटैचमेंट टू सेल्स, तो अटैचमेंट के लिए हम लोग एक बात करते थे ग्लाइकोकैलिक्स की।
अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली ना जब इसका नाम आए ना तो याद कर लें कि आउटर सी स्लाइमी सी लेयर। अच्छा, अब इसमें ना एक और माइक्रो वालों के लिए थोड़ा सब, नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि ये आउटर एक स्लाइमी लेयर होती है बैक्टीरिया की और चिपकवाने में हेल्प करती है। स्पेशल इसका रोल नॉन माइक्रो वालों ने किस में याद रखना है, जब जिस तरह मैं बार बार कहती थी ना कि कोई भी प्रोस्थेटिक चीज़ होगी तो एपिडर्माइटिस का चिपकना उस चीज़ पे नहीं भूलना। तो क्यों? क्योंकि एपिडर्माइटिस अपना ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से, वो अपनी स्लाइमी आउटर लेयर की वजह से वहाँ पे चिपक जाता है, बायोफिल्में बनाता है और फलता फूलता है। ठीक है, तो नॉन माइक्रो वालों के लिए तो इधर ही बात खत्म हो गई। अब जो माइक्रो वाले हैं ना, अब उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, मुझे ना ऑनेस्टली बड़ी देर तक नहीं पता था कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर मुश्तमिल ग्लाइकोकैलिक्स पे ही हैं। तो वो ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूसली अरेंज्ड है ना, उसके जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो अगर लूसली अरेंज्ड है तो आप उसको स्लाइम लेयर कहते हो। अगर दे आर टाइटली एडहेरेंट टू द बैक्टीरिया तो तब वो कैप्सूल कहलाएगा। ऑर्गेनाइज है, प्यारा सा, टाइटली अटैच टू द बैक्टीरिया। और अगर वो बिल्कुल लूसली ऑर्गेनाइज, इधर रालें निकल रही हैं, तो तब वो स्लाइम लेयर कहलाएगा। ठीक है, कैप्सूल, स्लाइम लेयर। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी देर तक ये कॉन्सेप्ट का नहीं पता था। मैंने इसका ना प्यारा सा एक टेक्स्ट भी लगा दिया है जेविट्स की टेक्स्ट बुक से, तो ये प्लीज़ माइक्रो वालों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिलेटेड टू एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट। अच्छा, अब जो एंडो है ना, बेचारे का नाम ही एंडो इसीलिए है क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द सेल, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हम एलपीएस कहते थे वो तो उसका अपना था। तो एंडोटॉक्सिन सिक्रीट फ्रॉम द सेल तो नहीं हो रहा। ठीक है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जबकि जो एक्सोटॉक्सिन, उसका नाम ही एक्सो इसीलिए क्योंकि अंदर से बाहर निकल रहा है और बाहर जाके फिर इधर उधर मसले कॉज करा रहा है। जबकि एंडो तो वॉल का ही पार्ट है और वॉल का पार्ट रहते ही भी वो मसला कॉज करा रहा है। ठीक है, अच्छा, और दे आर ओनली लिबरेटेड जब वो मर रहा है और सेल वॉल उसकी बेचारे की टूट रही है, वो अंदर से नहीं कुछ निकाल रहा। ठीक है, अच्छा, ये ना एक हल्का सा एक है टेबल, मुझे मेरा बड़ा दिल था हम ये भी कवर कर लें। ये एक्सो और एंडो के फ़र्क है। अब देखना 90% बातें ना हमें आती होंगी। एंडो वॉज लाइपोपोलीसैकेराइड ना, तो लाइपोपोलीसैकेराइड पॉजिटिव का फीचर होता है या नेगेटिव का? हमने अगेन एंड अगेन ये बात की है कि ये नेगेटिव का फीचर है। तो सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल नहीं, एंडो का मतलब ये है कि अंदर, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द सेल। तो एक्सक्रीटेड तो ये नहीं हो रहा था, एक्सक्रीटेड तो एक्सो हो रहा होता है। फिर जो एक्सोटॉक्सिन है, देखिए एक्सोटॉक्सिन की हम बनाते हैं, जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है हम यूज़ करते हैं। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन ये बेसिकली प्रोटीन होता है ना, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो पॉलीपेप्टाइड की इसकी केमिस्ट्री होती है। जबकि एंडो का हमने बात की, इट इज़ एलपीएस, इट इज़ लाइपोपोलीसैकेराइड। फिर एंडो क्योंकि इट इज़ जनरल से ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत अंदर की चीज़ है ना, तो ये मेन डीएनए पे होगी, यानी मेन क्रोमोसोम पे। जबकि एक्सो आएगा तो वो इधर वो प्लाज्मिड वाला होगा या फेज लेके आया होगा। अच्छा, अब जो टॉक्सिसिटी है ना, मैं ये एमसीक्यू गलत करके आई थी। मतलब उसने दिया हुआ था कि फॉलोइंग में से ज़्यादा टॉक्सिन ज़्यादा कौन है, उसने ज़्यादा सारी चीज़ें दी हुई थी। तो उसमें से ना एक एंडो था, तो उसकी ट्रिक ये थी कि आपने टिक एक्सो पे करना था, बाकी सारे उसने एंडो की एग्जाम्पल्स दी हुई थी। तो बड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन मोर टॉक्सिक इज़ एक्सो वाला। ठीक है, फिर फीवर शॉक वगैरह ये एंडो के, हमें पता है एलपीएस के जो साइड इफेक्ट्स होते थे। फिर वैक्सीनों में कौन यूज़ होता है? हमने कभी सुना है कि एंडोटॉक्सिन की वैक्सीन बनी हो? कभी भी नहीं। टॉक्सिन वैक्सीन है तो एक्सो की होती है। फिर हीट स्टेबिलिटी थोड़ा ना, लेकिन इसके फेवर में जा रहा है, एंडो के फेवर। देखिए अंदर है ना, थोड़ा सेफ है, तो इसलिए इवन एट 100 थोड़ा ये सेफ रहता है, स्टेबल रहता है फॉर एवर एन आवर। और एंडो की क्या एग्जांपल वो देता है? मेनिंजोकॉक्सीमिया का, जो हम लाइपो ओलिगोसैकेराइड ऑफ नेसीरियम मेनिंजेटिस बात करता था। और जो बाकी सब डिप्थीरिया टॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन, बोजुलियम टॉक्सिन, ये सब एक्सोटॉक्सिन्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा दिल था कि हम ये वाला टेबल प्लीज कर लें, जस्ट इन केस कोई एमसीक्यू आता है तो बड़ा एक बंदा सेफ हो जाता है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सेप्टिक शॉक। तो कहते हैं क्या कंपोनेंट है ये पॉजिटिव के पास सेप्टिक शॉक वाला? तो देखें, सेल वॉल तो एंटीफेगोसिटिक थी, जो पेप्टिडोग्लाइकन थी। कैप्सुलर प्रोटीन नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं। एंडोटॉक्सिन ये तो नेगेटिव का फीचर होता है, जो लाइपोपोलीसैकेराइड होता है। तो अगर हम रूल आउट करते करते ही पहुंचते तो हम टिकोइक एसिड पे पहुंच जाते। बट टिकोइक एसिड का हम लोग किताब वाली बात भी ज़रा देख लेते हैं। ना सिर्फ ये शॉक करा रहा है, बट टिकोइक एसिड अटैचमेंट भी करा रहा है। और इससे हमने क्या एक एमसीक्यू, इवन तो वो बड़ा फजूल एमसीक्यू था, बट हमने क्या कवर किया था कि ये जो फिम्बरी होते हैं मेनली किसका फीचर होते हैं? तो अल्लाह मियाँ ने देखें, अल्लाह मियाँ ने पॉजिटिव को टिकोइक एसिड दिया ना, इसीलिए अल्लाह मियाँ ने पॉजिटिव्स को फिम्बरिया कम दिए, अल्लाह ने फिम्बरिया ज़्यादा फिर नेगेटिव्स को दिए। ठीक है, तो ये उस एक एमसीक्यू भी हमारा रिवाइज हो गया। और टिकोइक एसिड की प्यारी सी पिक्चर भी देख लेते हैं कि ये तो सिर्फ पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव के पास तो है ही कोई नहीं टिकोइक एसिड। ठीक है, और टिकोइक इधर भी टेबल में देख लेते हैं, यस ये पॉजिटिव का है, जबकि अल्लाह ने फिर इसको टिकोइक दिया, तो शॉक के लिए फिर नेगेटिव को क्या दिया? नेगेटिव को एलपीएस दे दिया। आज का लास्ट एमसीक्यू करते हैं। ग्राम स्टेनिंग इज एग्जांपल ऑफ कौन से वाली स्टेनिंग? तो देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव के ग्रुप में डिफ्रेंशिएट कर रही है ना, तो डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गई।
ठीक है। और नेगेटिव स्ट्रेन हम लोग कौन सा याद करते हुए आए हैं? नेगेटिव स्ट्रेन हम लोग इंडिया इंक याद करते हैं। इंडिया इंक किसके लिए था? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन, जिसका पक्का एक एमसीक्यू आएगा कि HIV वाले बंदे में जब मेनिंजाइटिस हो गया होगा। ठीक है, तो इंडिया इंक तो हमने उधर बात की थी, तो ये डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग है।